यहाँ से भाई अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 68 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर के 97 तक हम लोग कवर कर लेंगे भाई। और इसी के साथ आपका ये एसएससी JPYQ का इल्यूमिनेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई टोटल 97 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए थे। इसमें जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ये आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग से रिलेटेड है। तो पहले हीटिंग का हम लोग कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। और लास्ट वाले सेशन भाई हम लोग का एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनेंस भाई। तो आज के सेशन में इस वाले क्वेश्चन को भी कवर करेंगे और लुमिनेंस का क्या मतलब होता है इस पर बात करेंगे भाई, या फिर कहिए इल्यूमिनेशन और लुमिनेंस में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों अलग अलग कैसे होते हैं भाई। तो अभी हम लोग पहले क्वेश्चन को कवर करते हैं भाई। 68 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था, 69 से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आपके पास यहाँ पे एक लैंप है और इस लैंप का कैंडल पावर दिया हो भाई। बोलता है फाइंड द डिस्टेंस इफ द इल्यूमिनेशन इज 15 लक्स, यानी इल्यूमिनेशन दिया हुआ है 15 लक्स और बल्ब का इंटेंसिटी दिया हो भाई 60 कैंडल पावर। याद रखना है इंटेंसिटी जो होता है उसका यूनिट कैंडल पावर होता है भाई। आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना भाई। यानी कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, मान लेते भाई ये मेरा घर है, यानी एक रूम है भाई, और यहां पे भाई मान लेते हम लोग का बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है ये बल्ब कितने इंटेंसिटी का है ये दिया हुआ है आपका भाई। इसका इंटेंसिटी दिया हुआ था 60 कैंडल पावर। और जो वर्किंग प्लेन है, मान लेते भाई ये ज़मीन जो है आपका वर्किंग प्लेन है, इस पर आपको काम करना है बैठ करके। तो इस वर्किंग प्लेन पे जो इल्यूमिनेशन लेवल है आपका दिया हुआ 15 लक्स। तो आपको बताना भाई कि ये बल्ब और ये जो वर्किंग प्लेन है इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है भाई। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2-3 का केस बनता है भाई। लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट लेक्चर दिया था वहाँ बताया था मैंने आपको कि भाई इस सिचुएशन को अगर हम लोग बाहर निकालें, मान लेते भाई ये मेरा सोर्स है, यानी ये बल्ब है भाई। तो एक तो भाई इल्यूमिनेशन जस्ट बल्ब के नीचे कैलकुलेट करना होता है, और एक है भाई कि बल्ब से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, है ना। तो यहाँ के लिए भाई यहाँ पे हम लोगों ने D माना था, और यहाँ पे जस्ट नीचे भाई तो ये हाइट के बराबर था भाई, है ना। जो भी यहाँ पे D जो होगा ये इसके हाइट के बराबर होगा भाई। फर्स्ट लेक्चर आप जाकर के देखें। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं भाई, तो सीधी सी बात है हम लोग को यहाँ पे ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा, क्योंकि लिखना फाइंड द डिस्टेंस इफ द इल्यूमिनेशन इतना भाई। तो जस्ट हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई आपका जस्ट ये जो सोर्स लगा हुआ है इसका जस्ट नीचे में भाई, नीचे में इल्यूमिनेशन आपका दिया हुआ था, इंटेंसिटी दिया हुआ है, और आपको ये हाइट बताना भाई। ठीक है, ये वाला हाइट आपको एक तरीके से कैलकुलेट करना, जो हाइट जो होगा वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि भाई इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला होता है I डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा 1, क्योंकि भाई बल्ब के जस्ट नीचे निकाल रहे हैं तो cos थीटा होता है, लेकिन भाई 1 के बराबर हो जाए क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए इल्यूमिनेशन दिया, इंटेंसिटी दिया और डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, तो D स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा I बटा I, और स्क्वायर हटाएंगे भाई तो ये रूट चढ़ जाएगा। इंटेंसिटी आपका दिया हुआ था 60, इल्यूमिनेशन दिया भाई 15, तो 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी √4, और √4 का मतलब होता है 2 भाई, यानी 2 मीटर एक तरीके से इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज यूज्ड एज अ साइन और इंडिकेटर लैम्प भाई। तो हम लोग इसको यूज करते हैं नियॉन लैम्प में भाई। नियॉन लैम्प आपने देखा हो भाई, जो घरों में इंडिकेटर होता है, जो हम लोग इंडिकेटर यूज कर रहे हैं भाई। थोड़ा सा फोटो में आपको दिखाता हूँ भाई। स्विच बोर्ड में हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं ना, या फिर जो टेस्टर होता है भाई, तो टेस्टर में जो छोटा सा बल्ब जलता है वो भी तो एक तरीके से नियॉन लैम्प है। ओके, तो नियॉन लैम्प के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं भाई, और दोनों के बीच में हल्का सा गैपिंग होता है। तो ये हो गया आपका नियॉन लैम्प, और एक होता है नियॉन ट्यूब। देखिए फोटो दिखाता हूं मैं आपको। पता नहीं इसमें है भी या नहीं भाई, एक बार देख लेते हैं। ऐसे होना चाहिए, नहीं है भाई, इसमें नहीं है।
इधर होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, कोई नहीं, गूगल में आता है थोड़ा सा। भाई याद रखना है, नियॉन एक होता है नियॉन बल्ब और एक होता है नियॉन ट्यूब। तो बल्ब जो होता है भाई छोटे साइज के होते हैं। देखिए इस तरीके का आपने बल्ब देखा है ना भाई, इंडिकेटर में जो यूज करते हैं हम लोग, ये सारे सारे नियॉन बल्ब कहलाएंगे भाई। क्लियर हो गया। इसके अंदर देखिए इस तरीके का 2 इलेक्ट्रोड होता है भाई, और एक होता है नियॉन ट्यूब। नियॉन ट्यूब को देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके के होते हैं भाई, ठीक है ना, इस तरीके के ट्यूब टाइप के होते हैं, इसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट भाई, नियॉन ट्यूब हो गया और एक नियॉन ट्यूब एडवर्टाइजमेंट होता है। एक मिनट दिखाता हूँ, नियॉन लैम्प, देखिए कुछ इस तरीके का भाई, इस तरीके से जो भी हम लोग लिख रहे हैं ना, ओके, तो ये सब भाई आपका नियॉन लैम्प से यूज होता है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए भाई हम लोग इसको यूज करते हैं। यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फॉर इंडोर लाइटिंग द रेंज ऑफ स्पेस हाइट। भाई तो मैंने बताया था स्पेस हाइट रेशियो होता है भाई, और स्पेस हाइट रेशियो यहाँ पे भाई एरर है, ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन में दिया होता है भाई, ये रेशियो नहीं होता है, यहाँ पे 2 लगेगा भाई, 1 से लेके 2 के बीच में, या फिर कहिए 3 से लेके 4 के बीच में, 2 से लेके 3 के बीच में, या फिर 5 से लेके 6 के बीच में। तो भाई ए फॉर एप्पल होगा। ये तभी समझ में आएगा जब आपने न्यूमेरिकल किया होगा भाई, न्यूमेरिकल सारा का सारा सॉल्व करवाया गया था जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कवर किया था भाई, उसको आप देखिए एक बार। और स्पेस हाइट रेशियो बताया था कि भाई 2 एडजेसेंट लैम्प के बीच में दूरी, और वो जो लैम्प है वो वर्किंग प्लेन से कितने ऊंचाई पर टंगा हुआ भाई, या फिर सस्पेंडेड है, तो इनके रेशियो को बोलते हैं हम लोग स्पेस हाइट रेशियो। आगे बढ़ते हैं, अगला है, लैम्प्स आर यूज टू लाइट अप स्पोर्ट्स स्टेडियम। भाई स्पोर्ट्स स्टेडियम में कल ही बताया था ना, हम लोग यूज करते हैं। अब भाई ऐसे होता है फ्लड लाइट, तो फ्लड लाइट तो ऑप्शन दिया नहीं भाई, तो हम लोग यहाँ पे सोडियम वेपर लैंप यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आउटडोर के लिए यूज करते हैं भाई इसको। अगला है, अ चोक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो भाई चोक कुछ नहीं, आपका इंडक्टर होता है, और इंडक्टर मतलब भाई मान लेते हैं 1000 टन का कोई इंडक्टर है, तो भाई ये जो 1000 टन का आपने कॉपर यूज किया, तो भाई इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा, ठीक है। तो चोक को हम लोग एक RL सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे भाई क्योंकि हम लोग अपने फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट के साथ इसको हम लोग हमेशा सीरीज में लगाते हैं ना भाई, समझ में आया, ये हमेशा सीरीज में लगा होता है। एक बार जब ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो भाई ये तो ओपन हो गया, इधर ओपन हो जाता भाई, स्टार्टर का कोई काम नहीं है। अब ये पूरा पूरा यहीं से करंट एक तरीके पास करे तो पूरा पूरा सीरीज सर्किट बन जाता है भाई। तो याद रखना RLC मतलब RL सीरीज सर्किट तरह बिहेव करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लोड ऑफ एन इंस्टॉलेशन द रेटिंग एज्यूम्ड फॉर इनकैंडेसेंट लैम्प। देखिए भाई, यानी जो फिलामेंट बल्ब होते हैं मार्केट में भाई, इसका कैसा कैसा रेटिंग अवेलेबल है, 40 वॉट का अवेलेबल है, 60 वॉट का अवेलेबल है, 100 वॉट का अवेलेबल है, 200 वॉट का अवेलेबल है भाई, ठीक है ना। तो भाई ऑप्शन चलना भाई, ठीक है। तो ये इतने वॉट का भाई कभी होता नहीं है इनकैंडेसेंट लैम्प, इतने वॉट का ये भी नहीं होता भाई, 25 वॉट का मिलेगा, नहीं तो बचा गया D4 डॉग, ठीक है। और जब हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना भाई कि हम लोग 100 वाट का बल्ब लेके चलेंगे या फिर भाई 200 वाट का बल्ब लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग को स्पेस हाइट रेशियो के हिसाब से नंबर ऑफ लैम्प को सेलेक्ट करना पड़ता है भाई, क्योंकि स्पेस हाइट रेशियो ही डिसाइड करता है कितना नंबर ऑफ, क्योंकि भाई देखिए स्पेस हाइट रेशियो क्या है भाई, 2 लैम्प के बीच का एडजेसेंट डिस्टेंस, ठीक है। अब स्पेलिंग देख लीजिए भाई, एडजेसेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 लैम्प्स डिवाइडेड बाय जो बल्ब का हाइट है भाई, ठीक है ना, कितने हाइट पे आपने सस्पेंड किया हुआ है। तो आप सोचिए कि भाई मेरे पास एक बड़ा सा हॉल है 200 मीटर बाय 100 मीटर का, ठीक है भाई। ये एक हॉल है जिसका लेंथ यहाँ पे मान लेते हैं 200 मीटर है, फीट नहीं है भाई, 200 मीटर, बहुत बड़ा हॉल होगा ये।
और ये हमारा 100 मीटर भाई। तो इसको मुझे इल्यूमिनेट करना है भाई। तो हम लोग क्या करना पड़े, एक दो बल्ब से काम तो चलेगा नहीं भाई, तो इसके सीलिंग में इस तरीके से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, है ना, और इनमें भाई लैंप को एक तरीके सस्पेंड करना पड़ेगा। तो स्पेस हाइट रेशियो देखिए, अगर आप भाई मान लेते हैं यहाँ पे इल्यूमिनेशन लेवल भी दिया रहेगा भाई, ये न्यूमेरिकल है भाई, न्यूमेरिकल सब करवा दिया मैंने। न्यूमेरिकल आप देखिए एक बार जा करके, सारा का सारा न्यूमेरिकल करवाया हुआ आपका, इसलिए करवाया था ताकि भाई ये सब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनाए गए हैं इनमें आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने लैंप को लगाया ना यहाँ पे, तो भाई दो लैंप के बीच में एडजेसेंट डिस्टेंस कितना है, देखिए दो लैंप के बीच में एडजेसेंट डिस्टेंस 5 मीटर का है, और ये एक पर्टिकुलर हाइट पे टंगे होंगे भाई, यानी जमीन से कितने ऊंचाई पे वो भी है। तो न्यूमेरिकल अगर आपने नहीं किया भाई तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनाए गए। ओके, बाकी स्पेस हाइट रेशियो क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए लिखा है ना यहाँ पे, स्पेस हाइट रेशियो यही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू लैंप्स या फिर एडजेसेंट डिस्टेंस बिटवीन टू लैंप डिवाइडेड बाय माउंटिंग हाइट ऑफ द लैंप। भाई जमीन से कितने ऊंचाई पे आपका लैंप जो है सस्पेंडेड है या फिर टंगा हुआ है, उसके रेशियो को बोलते हैं हम लोग स्पेस हाइट रेशियो। आगे बढ़ते हैं भाई। एक मिनट भाई, इसे मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी डज अ 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम इन 2 आवर्स। तो भाई हम लोग को पता है एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। अब यहाँ पे ध्यान देना, यूनिट देख लीजिए, जूल में पूछा किलो जूल में पूछा भाई। तो अगर जूल में बताना है तो भाई ये हमेशा वॉट में होना चाहिए, और टाइम जो है हमेशा सेकेंड में होना चाहिए, मतलब ऐसा यूनिट में रखेंगे। तो भाई हम लोग का पावर कितना है, 100 वाट है भाई, और इसको हम लोग कितने देर के लिए चला रहे हैं भाई, 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे को भाई मैं यहाँ पे सेकंड में लेके जाना चाहता हूँ, तो ये आवर है, तो इसको एक बार अगर 60 से गुना करूँगा तो भाई ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको एक बार और 60 से गुना करूँगा तो भाई ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, यानी 2 को 3600 से गुना करना पड़ेगा भाई। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो गया, वॉट में कन्वर्ट हो गया भाई। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो भाई 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72, और 2 जीरो और 2 जीरो ये वाला कितना आ गया, 7,20,000। इसका यूनिट होगा जूल। क्या ऑप्शन में है कहीं पे, नहीं है भाई। तो ये जो 3 है ना, ये 3 भाई इसको किलो बोल सकते हैं ना, समझ गए। तो 3 जीरो को भाई मैं यहाँ पे किलो जूल बना देता हूँ। अब ऑप्शन मैच कीजिए, C4 कैट मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है द टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम अ लुमिनस बॉडी इज डिफाइंड एज। देखिए भाई इसको बोलते हैं लुमिनस फ्लक्स भाई। तो लुमिनस फ्लक्स क्या होता है, मान लेते हैं भाई ये मेरे पास एक बल्ब है, मान लेते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब है भाई, क्योंकि ये बनाना मेरे लिए काफ़ी इजी है। ओके, इस तरीके ये बल्ब है, इसका फिलामेंट हो गया भाई। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हर डायरेक्शन में भाई लाइट्स निकल रहे हैं, और ये जो लाइट है ना इसी को हम लोग लुमिनस फ्लक्स बोलते हैं भाई। क्लियर हो गया। ये जो मैंने यहाँ पे लाइन्स दिखाया ना, इस तरीके से जो लाइन्स है भाई, इमेजिनरी लाइन्स हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भाई, हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं ना, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए क्या है भाई, मान लेते हैं नॉर्थ है साउथ है, तो यहाँ से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं ना, तो भाई ये नेकेड आई से तो थोड़ा ना दिखता है हम लोग को, ये तो बस इमेजिनरी लाइन है भाई कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं। या फिर कोई चार्ज है भाई, मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तरफ निकलेगा। क्लियर है। तो ये भी तो इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं। उसी तरीके से अगर कोई बल्ब है तो भाई यहाँ से जो भी लाइट्स निकल रहे हैं इसको हम लोग लुमिनस फ्लक्स बोलते हैं भाई। क्लियर हो गया। तो कोई भी बल्ब 1 सेकंड में कितना लाइट एमिट कर रहा है, एमिट का मतलब बाहर निकालना भाई, 1 सेकंड में कितना लाइट या फिर कितना लुमिनस फ्लक्स एमिट करता है भाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनस फ्लक्स। पढ़िए, लिखा ना द टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी मतलब लुमिनस फ्लक्स की बात हो रही है, ठीक है। मतलब कितना ही लाइट एमिट कर रहा है भाई, एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम अ लुमिनस बॉडी। लुमिनस बॉडी का मतलब होता है ये बल्ब भाई, जिसका खुद का रोशनी है, अपना खुद का लाइट है भाई, इसको बोलते हैं लुमिनस फ्लक्स भाई। ए फॉर एप्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर डिस्चार्ज लैंप विथ रिगार्डेड टू मेटल फिलामेंट लैंप भाई। यानी एक तरफ डिस्चार्ज लैंप दिया हुआ है, यानी फ्लोरोसेंट लैंप हो सकता है, मर्क्यूरी वेपर लैंप हो सकता है, सोडियम वेपर लैंप हो सकता है भाई।
या फिर नियॉन लैंप हो सकता है, इस तरीके से इमेजिन करना। तो डिस्चार्ज लैंप है और उसको कंपेयर करना है फिलामेंट लैंप के साथ। तो बताना है भाई कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहला, टाइम इज नीडेड टू अटेंड फुल ब्रिलियंसी, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आप फिलामेंट मतलब डिस्चार्ज लैंप को फिलामेंट लैंप के साथ कंपेयर करते हैं तो भाई आपका जो डिस्चार्ज लैंप होता है इसको स्टार्ट होने में समय लगता है भाई, 5 से 6 मिनट का समय लगता है, खासकर जो आपका मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है, सोडियम वेपर लैंप होता है उससे। तो भाई ये तो ट्रू है। आपको यहाँ पे क्या बताना है, नॉट ट्रू बताना भाई, कौन सा सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है स्टार्टिंग बीइंग समवॉट डिफिकल्ट, ठीक है, रिक्वायर होना चाहिए था, रिक्वायर होना चाहिए भाई यहाँ पे, रिक्वायर स्टार्टर स्लैश ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इसलिए भाई ताकि हम लोग यहाँ पे भाई इंडक्टर जो यूज किया ना हाई वोल्टेज सर्ज पैदा करने के लिए, तो ये भी सही भाई कि हम लोग उसको स्टार्ट करने के लिए भाई मतलब ये स्टार्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है और इसको भाई स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर या फिर भाई ट्रांसफॉर्मर का रिक्वायरमेंट होता है। सी फॉर कैट ही ऑप्शन गलत है भाई, क्योंकि फ्लोरेसेंट लैंप का या फिर जो डिस्चार्ज लैंप होते हैं भाई इसका पावर फैक्टर हाई नहीं होता है भाई, अगर आप फिलामेंट लैंप से कंपेयर करते हैं तो। ऑपरेटेड हाई पावर फैक्टर भाई गलत है, इसका जो पावर फैक्टर होता है हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू फिलामेंट, क्योंकि फिलामेंट तो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करता है ना। और ये भी सही भाई, इनिशियल कॉस्ट हाई होता है भाई, यानी इसको बनाने में जो खर्चा होता है काफ़ी ज़्यादा होता है भाई, लेबर कॉस्ट हो गया, फिर भाई कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी तो ज़्यादा है ना। डिस्चार्ज लैंप पे देखिए, खासकर जैसे अगर हम लोग सोडियम वेपर लैंप या फिर मर्क्यूरी वेपर लैंप की बात करें भाई, तो उसके अंदर 2-2 बल्ब होते हैं भाई, यानी 2-2 ग्लास के इनवेलप यूज होते हैं। देखिए थोड़ा दिखाता हूं मैं आपको, इसको अब देखिए थोड़ा जूम करके, इसमें भाई 2 ग्लास है ना, एक तो बाहर वाला एक अंदर में भी होता है भाई। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा यूज होता है, तो सीधी सी बात भाई आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा यूज होता है, पैसा भी तो ज्यादा लगेगा, प्लस लेबर कॉस्टिंग भी ज्यादा लगेगा इसमें, तो ये महंगा होता है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डैश इज द एंगल जनरेटेड बाय अ सरफेस पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ स्पेस एंड अ पेरिफेरी एरिया। भाई इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं भाई, क्लियर है। सॉलिड एंगल क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, देखिए भाई सॉलिड एंगल का थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं भाई। इमेजिन कीजिए भाई, इमेजिन कीजिए कि भाई एक हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर मतलब अंदर से खोखला है भाई और बहुत बड़ा स्फेयर है, और आप इमेजिन कीजिए आप इस स्फेयर के अंदर घुस गए हैं, और स्फेयर घुस मतलब इसके अंदर घुस करके आपने एक टॉर्च जला दिया भाई, यहाँ पे एक टॉर्च जला दिया, ठीक है, यहाँ पे अंदर सेंटर में खड़े और टॉर्च जला दिया ऐसे। तो भाई टॉर्च का जो रोशनी होगा इस डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है। तो भाई क्योंकि स्फेयर के अंदर घुसे हो भाई और स्फेयर के अंदर से भाई आपने टॉर्च जलाया, तो ये पूरा एरिया, इतना एरिया जो है भाई इल्यूमिनेट हो गया, मतलब इतना एरिया जो है पूरा प्रकाशित हो गया भाई, इल्यूमिनेट हो गया है, क्लियर है। और यहां पे हम लोग का एक एंगल बनेगा, लेकिन आप इमेजिन कीजिए जब आप टॉर्च जलाते हैं भाई, टॉर्च के कारण मतलब टॉर्च से जो रोशनी निकल रहा है ना भाई, उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3D एंगल बनेगा, समझ में आया, 3D एंगल बनेगा भाई। तो इसी 3D एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। ऐसे आप सोचिए भाई कि अभी तो जैसे एक टॉर्च जलाया ना भाई आपने, एक टॉर्च जलाया, जैसे सॉलिड एंगल को हम ओमेगा बोलते हैं। ये क्या है भाई आपका जो भी एरिया इल्यूमिनेट हुआ भाई, ठीक है ना, तो एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो यहां से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा भाई, क्लियर हो गया। तो अब देखिए इस एरिया को, ये जो पूरा एरिया भाई कितने के बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है, और जो डिस्टेंस आई भी आर स्क्वायर के बराबर ही था भाई, तो उसको काटेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 1 के बराबर होगा, क्लियर है। लेकिन सेकंड केस को समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं भाई कि इस बार जो है आप सिर्फ एक टॉर्च नहीं जला रहे, आप भाई बहुत सारा टॉर्च जला रहे हैं। मान लेते हैं आप यहां पे 5 टॉर्च जला रहे भाई, तो एक टॉर्च जलाने के कारण इतना एरिया इल्यूमिनेट हो रहा है, इतना एरिया इल्यूमिनेट हो रहा है भाई। अगला जो टॉर्च जलाया आपने, इसको इस डायरेक्शन में जला दिया, मतलब भाई इस तरीके से याद रखना ना भाई, जब टॉर्च लेके गया ना तो ऐसे जला रहा है, मतलब एक इधर इल्यूमिनेट कर रहा है, एक इधर इल्यूमिनेट कर रहा है भाई, और देख लीजिए एक इधर इल्यूमिनेट कर रहा है, मतलब कहने मतलब क्या है ना भाई, चारों दिशाओं में भाई आपने टॉर्च जला दिया, तो भाई ये एरिया इल्यूमिनेट होगा। फिर उसी तरीके से इस साइड में भी एक टॉर्च जला दी भाई, तो ये एरिया इल्यूमिनेट होगा। फिर इधर भी जला दिया आपने, तो ये एरिया इल्यूमिनेट होगा। फिर इधर भी जला दिया आपने, मतलब पूरा स्फेयर एक तरीके से इल्यूमिनेट हो चुका है, ऐसे समझिए आप, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे भाई अगर हम लोग
देखिए थोड़ा सा मैं आपको एनालॉगस देता हूँ। जैसे भाई हम लोग अगर प्लेन एंगल की बात करें, जैसे मान लो एक सर्कल है, तो भाई सर्कल में मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है बताइए? सर्कल में मैक्सिमम एंगल कितना बनेगा? अगर आप एक चक्कर लगाते हैं, मान लेते भाई आप एक चक्कर लगा रहे हैं सर्कमफेरेंस का, एक चक्कर लगा रहे थे भाई, तो मैक्सिमम एंगल कितना बनेगा सेंटर पे? 360 डिग्री बनेगा ना भाई, समझ गए? तो ये मैक्सिमम एंगल है, मतलब सर्कल के लिए जो मैक्सिमम एंगल बन सकता है वो 360 डिग्री का होता है भाई। क्लियर हुआ? और सेकंड केस में मान लेते हैं भाई, सेकंड केस में मान लेते हैं आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक गए भाई, तो यहां से लेके यहां तक गए, तो सीधी सी बात है सेंटर पे हम लोग का कुछ एंगल बनेगा ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना, मान लेते 30 डिग्री का बना भाई। क्लियर है? उसी तरीके से भाई इस बार मान लेते हैं आप यहां से यहां तक गए भाई, तो इस बार भाई मान लेते हैं 45 डिग्री बना होगा। तो भाई मैक्सिमम एंगल इसमें कितना बन सकता है? जब ये पूरा चक्कर आप लगा लेंगे तो भाई मैक्सिमम एंगल यहाँ पे 360 डिग्री बनेगा। तो उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि भाई अगर मेरे पास एक स्फेयर है और इस स्फेयर के अंदर घुसे हुए हैं आप, और आपने सिर्फ एक लाइट जलाया भाई, ठीक है, सिर्फ एक टॉर्च जलाया, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये 1 ओमेगा के बराबर होता है, मतलब इसको 1 सॉलिड एंगल बोलते हैं, फिर ये इसको हम लोग 1 स्टे रेडियन बोलते हैं भाई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मैं अगर बहुत सारा टॉर्च जला करके पूरे स्फेयर को इल्यूमिनेट कर दे रहा हूं, तो भाई यहां पे कितना मैक्सिमम सॉलिड एंगल बन सकता है? ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या होता है भाई? एरिया, मतलब वो एरिया जिसको आपने इल्यूमिनेट किया। तो भाई मैंने बोला चारों दिशाओं में, हर डायरेक्शन भाई मैंने अंदर जाकर सेंटर पे जाकर के मैंने टॉर्च जला दिया, तो भाई पूरा स्फेयर इल्यूमिनेट हो जाएगा ना भाई, समझ गए? और नीचे होता है r², तो भाई पूरा स्फेयर इल्यूमिनेट हो रहा है, ऐसा होता है क्या? स्फेयर का भाई एरिया कितना होता है बताइए? जो आपका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r² के बराबर होता है ना भाई। और रेडियस तो भाई अभी भी r ही रहेगा ना भाई। हर एक टॉर्च के लिए भाई जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस भाई हमेशा r के बराबर ही रहेगा ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, कट जाए तो कितना आएगा वो बताइए? 4 पाई आएगा भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो मैक्सिमम सॉलिड एंगल हो सकता है ये आपका 4 पाई होता है भाई। जैसे एक सर्कल में जो मैक्सिमम एंगल बन सकता है वो 360 डिग्री है भाई, उसी तरीके से अगर एक स्फेयर है और अंदर में जाकर के भाई चारों दिशाओं में अगर आप टॉर्च जला दे रहे तो मैक्सिमम जो सॉलिड एंगल बनेगा वो 4 पाई के बराबर होता है भाई। ठीक है, तो ध्यान देना है सब। बाकी कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, वहां पे भाई अच्छा समझा रखा है, ये बस रिवीजन करवाया मैंने आपको। कहाँ थे भाई अभी? तो वही है, लिखा ना, डैश इज द एंगल जनरेटेड बाय अ सरफेस पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ स्पेस एंड पेरिफेरी ऑफ द एरिया भाई। तो इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं भाई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये हवा में लटका हुआ भाई एंगल होता है। जैसे आप टॉर्च जलाइए ना, मान लेते हैं टॉर्च है भाई, तो टॉर्च जलेगा तो भाई तो ऊपर ऐसे लाइट्स निकलेगा ना, तो यहाँ पे भाई एंगल बनेगा, समझे? एक 3D एंगल बनेगा सर्कुलर वे में, तो इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। या फिर आपने डीजे वाला लाइट देखा हो ना, तो डीजे जब जलता है भाई, या फिर भाई आप टॉर्च को आसमान की तरफ जलाइए ना, तो भाई पूरा व्हाइट कलर का रे निकल रहा है ना, तो भाई वहां पे जो एंगल बन रहा है उसको बोल रहे हैं हम लोग सॉलिड एंगल। आगे बढ़ते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल ऑफ एनी गुड लाइटिंग सिस्टम भाई। देखिए भाई अगर हम लोग को गुड लाइटिंग सिस्टम चाहिए तो भाई क्या क्या एक तरीके से पॉइंट यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो सही बात है भाई, एडिक्वेट इल्यूमिनेशन ऑफ सुटेबल कलर ऑन द वर्किंग सरफेस, ये तो सही बात है भाई। और कलर का भी हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि भाई हम लोगों ने कल बात किया था कलर रेंडरिंग इंडेक्स के बारे में, क्योंकि हम लोग उस तरीके का कलर यूज करना चाहते हैं, यानी उस तरीके का भाई आर्टिफिशियल कलर लाइट यूज करना चाहते हैं जिसमें हर एक चीज नेचुरल दिखे भाई। तो ये तो सही है भाई। अवॉइड हार्ड शैडो, शैडो नहीं बनना चाहिए, भी सही है। अवॉइड ग्लेयर, ग्लेयर नहीं बनना चाहिए भाई, ये भी सही होना चाहिए। और मेंटेनेंस फ्री होना चाहिए भाई, यानी 1 2 3 4 सारे के सारे सही है भाई। अगला है डैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ बॉडी विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय अ ह्यूमन आई। तो भाई ये होता है आपका लाइट भाई। देखिए मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट में बताया था भाई कि लाइट क्या है। लाइट भाई सबसे पहले आप देखिए आपका भाई लाइट जो है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा होता है भाई। ओके, यहां पे आप देखिए, अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हैं तो भाई लिखा है ना टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब कितने तरीके के भाई ईएमआर होते हैं। ईएमआर का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं भाई। तो इसमें देख लीजिए, इधर आपका रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड हो गया, विजिबल लाइट, अल्ट्रा, फिर आपका एक्सरे, गामा रे भाई। तो हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं ना भाई, सिर्फ इस वाले हिस्से पे काम कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक भाई, इसी को बोलते हैं विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट क्या है भाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम का ही एक छोटा सा हिस्सा है भाई। तो जितने भी लाइट्स हैं, जो 7 कलर है भाई, ये सभी के सभी लाइट्स क्या हो जाएंगे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है भाई, समझ में आया बात को, क्लियर है। तो भाई लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट कुछ नहीं एक रेडिएशन है भाई। किस तरह का रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है भाई, क्लियर हो गया। और सिर्फ इतना ही रेंज है जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं भाई, जो रिमेनिंग है उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। रेडियो वेव को नहीं देख सकते भाई, माइक्रोवेव को नहीं देख सकते हैं, इंफ्रारेड भाई जो हम लोग रिमोट ये सब में यूज़ करते हैं इसको भी नहीं देख सकते हैं, यूवी रे नहीं देख सकते हैं, एक्स रे नहीं देख सकते हैं, गामा रे नहीं देख सकते भाई। तो सिर्फ इतने ही, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है भाई सिर्फ यहीं तक, इतने ही दूर के हिस्से को देख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग नाम दिया विजिबल लाइट्स भाई। तो इसी के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया भाई, लिखा ना अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो भाई इसको फिल कीजिए आप पहले, एक मिनट भाई, यहां पे आप फिल कर दीजिए लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या फिर कहीं रेडिएशन रेडिएटेड फ्रॉम अ बॉडी, एक पर्टिकुलर बॉडी से निकलता है, सन से निकल रहा है ना भाई। ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम जो यहाँ पे दिखा है भाई, सारा का सारा सनलाइट से निकलता है, ठीक है। यूवी रे क्या होता है, यूवी रे आता है ना भाई, ओजोन लेयर्स को ब्लॉक कर देता है, क्लियर हो गया। एक्सरे आप देख रहे हैं भाई, एक्सरे हम लोग मतलब इसके पास पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है, आपके मसल्स को ये पेनिट्रेट कर देता है, बोन को पेनिट्रेट नहीं कर पाता भाई, इसलिए बोन का शैडो बन जाता है। शैडो कैसे बनता है, जैसे भाई मान लेते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब आपने वहाँ से लाइट डाला, तो जो लाइट आ रहा है भाई, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो जो लाइट आ रहा है मेरे बॉडी में ब्लैक मतलब ब्लॉक कर दिया भाई, तो लाइट तो ब्लॉक हो गया ना, इसका मतलब क्या, पीछे जो है पूरा अंधेरा हो जाएगा भाई, क्योंकि पीछे लाइट नहीं जा रहा ना भाई, मेरे बॉडी ने ब्लॉक कर दिया। तो जितना बॉडी ब्लॉक करेगा भाई लाइट, उस तरीके का पीछे का अंधेरा बन जाएगा। तो इसी को तो हम लोग शैडो बोल रहे हैं। तो एक्सरे में भी तो यही हो रहा ना भाई, कि मसल्स को तो पेनिट्रेट कर गया लेकिन बोन को पेनिट्रेट कर नहीं पाता, इसलिए बोन का शैडो बन जाता है, ठीक है भाई। गामा रे सबसे ज़्यादा डेंजरस है भाई, इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वही है भाई, एक पर्टिकुलर बॉडी से ये लाइट एनर्जी निकलते हैं जिसको हम लोग लुमिनस सोर्स बोलते हैं भाई, और ये ह्यूमन आई से दिखता है, मतलब नेकेड आई देख सकते हैं भाई इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है द इल्यूमिनेशन एट अ पॉइंट ऑन अ वर्किंग प्लेन डायरेक्टली बिलो द लैम्प भाई, यानी यहाँ पे जो सिचुएशन है कुछ इस तरीके का है, ये भाई मेरा लैम्प है और आपको जस्ट लैम्प के नीचे ये भाई मान लीजिए मेरा वर्किंग प्लेन है, ओके ना। तो भाई ये जो हाइट होगा ये d के बराबर हो जाता है भाई, और यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं इल्यूमिनेशन का, क्या हो जाएगा, I डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पे 1 के बराबर हो जाता है। तो पढ़ते हैं, बोलता है द इल्यूमिनेशन एट अ पॉइंट ऑन अ वर्किंग प्लेन डायरेक्टली बिलो द लैम्प इज इतना, यानी इल्यूमिनेशन का मान दिया भाई, E का मान दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, 80 लुमेन पर मीटर स्क्वायर। लैम्प का इंटेंसिटी दिया हुआ भाई, कैंडल पावर आपका दिया हुआ है 180 है। तो यहाँ बताता है डिटरमाइन द हाइट एट विच, तो भाई मुझे यहाँ पे d बताना, क्योंकि d जो h के बराबर होता है भाई, समझ गए। तो यहाँ से d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाए बताइए, I बटा E, और स्क्वायर को हटाएंगे भाई तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा भाई, क्लियर हुआ। अब I और E मुझे पता है, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर I कितना है भाई 180, E कितना है भाई मेरा 80, इसको काट देते हैं, कितना हो जाए भाई, इसको काटेंगे तो 9/4 हो जाएगा। 9/4 का भाई वैल्यू निकाल लेंगे, इसका आंसर देख लेते हैं कितना आता है। ऐसे कर ना 4 टू जाए, ठीक है भाई, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन भाई रूट में भी तो है, इसको डिवाइड करें 2 पॉइंट समथिंग, और 2 का रूट निकाले कितना आ जाएगा 1.5 आएगा भाई, क्योंकि 2 का रूट 1.41 करके होता है ना, ठीक है। तो B फॉर बॉल होना चाहिए, ऐसे कंफर्म मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा, ठीक है। रूट अंडर 9/4 बिल्कुल सही भाई 1.5। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प यूज द फेनोमेना ऑफ फ्लोरोसेंस। भाई फ्लोरोसेंस क्या होता है, एक प्रिंसिपल है, ठीक है। और ये प्रिंसिपल क्या है भाई, कि यूवी लाइट को, यानी यूवी लाइट क्या है भाई, नेकेड आई से नहीं दिखता है, जस्ट स्पेक्ट्रम देखा ना, अल्ट्रावायलेट लाइट भाई नेकेड आई से दिखता नहीं है। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबलाइट के अंदर भाई एक फॉस्फोरस का कोटिंग करते हैं, फॉस्फोर का कोटिंग करते हैं, व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है भाई, ट्यूबलाइट कभी तोड़ेंगे तो अंदर में व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है ना, फॉस्फोर होता है भाई, ठीक है। तो यूवी लाइट क्या करता है, मतलब फॉस्फोर क्या करता है, यूवी लाइट को विजुअल लाइट में कन्वर्ट करता है भाई, इसी प्रिंसिपल को हम लोग फ्लोरोसेंस बोलते हैं भाई, ठीक है। तो आप लेक्चर देखिए भाई, लेक्चर अगर आपने ईमानदारी से देखा होगा, यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो भाई ये फ्लोरोसेंस प्रिंसिपल हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं भाई, फ्लोरोसेंट लैम्प के अंदर यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग सिस्टम मोर देन 90% ऑफ द टोटल लाइट फ्लक्स इज मेड टू फॉल डायरेक्टली ऑन द वर्किंग प्लेन विद द हेल्प ऑफ
डीप रिफ्लेक्टर भाई, तो ये आपका डायरेक्ट लाइटिंग में होता है भाई। फोटो मैंने आपको दिखाया था भाई उस दिन, डायरेक्ट लाइटिंग का। देखिए फिर से फोटो दिखा देता हूँ। डायरेक्ट लाइटिंग में क्या होता है भाई, सारा का सारा जो लुमिनस फ्लक्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है भाई। और इनडायरेक्ट में क्या होता है भाई कि सारा सारा लुमिनस फ्लक्स ऊपर की तरफ जाता है, मतलब सीलिंग की तरफ जाता है, उसके बाद फिर भाई रिफ्लेक्ट होकर के नीचे आता है भाई। देखिए डायरेक्ट लाइटिंग में देख सकते हैं भाई, ये जो बल्ब है सारा सारा इसका रोशनी नीचे आ रहा है। इनडायरेक्ट में पहले ऊपर जाता है सीलिंग में, फिर सीलिंग से रिफ्लेक्ट होकर के नीचे आता है भाई। तो भाई एक बार 90% लिखा ना यहाँ पे, 90% जो टोटल लाइट है इज मेड टू फॉल डायरेक्टली ऑन द वर्किंग प्लेन। भाई वर्किंग प्लेन पे डायरेक्ट डाला जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लाइटिंग भाई। आगे बढ़ते हैं, लक्स क्या होता है भाई, तो लक्स कुछ नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं लुमेन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, भाई इसका कुछ नहीं तो 1 छुपा है ना भाई, 1 लुमेन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग लक्स बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग मीटर कैंडल भी बोलते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए मीटर कैंडल, फुट कैंडल सब पढ़ाया हो भाई, आप लेक्चर को रिवीजन कीजिए, क्योंकि इल्यूमिनेशन जो पढ़ाया गया है वो पूरा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होकर के पढ़ाया गया भाई, तो कुछ भी आपका यहाँ पे स्किप नहीं किया गया है। और न्यूमेरिकल एक भी स्किप मत कीजिएगा भाई, न्यूमेरिकल स्किप कर दिया तो भाई समझिए एसएससी जेईई लेवल का आपका फिर बनेगा नहीं, क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को भाई यहाँ पे यूज करके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे भाई, अभी कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग, एक मिनट भाई, क्वेश्चन कौन सा चल रहा था अभी, हाँ मीटर कैंडल और सब क्या होता है, देखिए आते हैं। देखिए भाई यहाँ पे ये पूरा इल्यूमिनेशन है ना, इल्यूमिनेशन को डिफाइन किया गया है, इक्वल टू 5 अपॉन एरिया होता है भाई। एफिसी को लुमेन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, एफिसी को लक्स बोलते हैं, एफिसी को मीटर कैंडल बोलते हैं भाई। मीटर कैंडल क्या होता है समझाया था मैंने आपको, सेंटीमीटर कैंडल क्या होता है, फुट कैंडल क्या होता है भाई, ठीक है। तो याद रखना है, लक्स को भाई हम लोग लुमेन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, और इसको हम लोग 1 मीटर कैंडल भी बोलते हैं भाई। तो याद नहीं करना भाई, एक बार आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे परमानेंट रह जाएगा भाई, क्योंकि ये सब तो डेली लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, द लाइटिंग इन रेस्टोरेंट एंड मॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो भाई ये कॉमर्शियल लाइटिंग होता है। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल लाइटिंग भाई अलग चीज है, कॉमर्शियल का मतलब क्या भाई, जो बाजारू चीज है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग स्कीम इज 90% to 100% ऑफ द टोटल लाइट फ्लक्स थ्रोन अपवर्ड। इस बार क्या है भाई कि हम लोग सारे के सारे लुमिनस फ्लक्स को ऊपर यानी सीलिंग की तरफ थ्रो कर रहे हैं, और वहां से डिफ्यूज होकर के भाई फिर वर्किंग प्लेन पे आ रहा है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग भाई। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प डज नॉट सफर फ्रॉम स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। तो भाई बताया था इनकैंडेसेंट लैम्प में कभी भी स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होता भाई, क्यों, क्योंकि इसमें होता है थर्मल इनर्शिया, थर्मल इनर्शिया भाई। हम लोगों ने बात किया था ना भाई, अगर हम लोग इनकैंडेसेंट बल्ब को एसी सप्लाई पे अगर ऑपरेट करते हैं तो भाई हर एक साइकिल के बाद, मतलब हर एक पॉजिटिव साइकिल के बाद भाई आपका क्या हो रहा है, करंट यहाँ पे जीरो हो रहा है। करंट जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या, करंट जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या भाई, जो फिलामेंट है ये फिलामेंट अभी भी तो भाई 2500 पे ही गर्म होगा, 2500 पे 3000 पे गर्म है, तो करंट जीरो उस समय क्या है, इसका टेम्परेचर अभी भाई 2500 डिग्री सेल्सियस है, कहीं 3000 डिग्री सेल्सियस है, तो भाई अभी भी क्या है कि भाई ये कुछ ना कुछ लुमिनस फ्लक्स इमिट करते ही रहेगा भाई, क्योंकि टेम्परेचर का तुरंत ठंडा नहीं होगा ना। थर्मल इनर्शिया का मतलब क्या है कि भाई अगर करंट जीरो है उस केस में आपका भाई टेम्परेचर कभी भी जीरो नहीं होगा फिलामेंट का, ठीक है। तो अभी भाई उतने ही टेम्परेचर पर रहेगा, तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ये लुमिनस फ्लक्स इमिट कर रहा है भाई, यानी लाइट इमिट कर रहा है ये, तो कभी भी इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होता भाई। तो वर्ड याद रखना थर्मल इनर्शिया। बाकी जो है डिस्चार्ज लैंप है भाई, तो डिस्चार्ज लैंप में क्या होता है, जो करंट जीरो तो भाई जो आपका आर्क लगा है वो भी जीरो हो जाता है, तो उसके चलते यहाँ पे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। और स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है कि भाई कोई भी रोटेटिंग पार्ट जो है वो आपका स्लो या फिर भाई रुका हुआ महसूस होता है, मतलब इल्यूजन होता है भाई, धोखा होता है ऐसा, तो एक्सीडेंट हो सकता है। आगे बढ़ता है, लिखा ना, द क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब द लाइट गिविंग रेडिएंट पावर ऑफ अ लुमिनियर इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज। देखिए भाई जब ये डायरेक्शन आ जाएगा ना किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, क्योंकि भाई लुमिनस इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग आई कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, और ये होता है आपका लुमिनस फ्लक्स अपॉन ओमेगा भाई। ओमेगा यानी यहाँ पे हम लोग 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट एंगल, मतलब 1 सॉलिड एंगल होता है भाई, ये ओमेगा यहाँ पे हमेशा
वन सॉलिड एंगल होता है भाई, वन सॉलिड एंगल। और वन सॉलिड एंगल का भी जस्ट फोटो दिखाया था ना मैंने आपको कि भाई स्फेयर के अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पे भाई आपने एक टॉर्च जला दिया, तो भाई यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये आपका कितना होता है, 1 ओमेगा के बराबर, यानी वन सॉलिड एंगल। तो भाई जब भी वन सॉलिड एंगल होगा तो भाई सिर्फ और सिर्फ ये एरिया, यानी इतना एरिया एक तरीके से इल्यूमिनेट होता है भाई। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाई आपका इल्यूमिनेट हो रहा है ना, ये चारों दिशाओं में इल्यूमिनेट नहीं कर रहा है, चारों दिशाओं में इल्यूमिनेट करने के लिए भाई यहाँ पे आपका जो सॉलिड एंगल बनेगा वो 4 पाई बनता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी है कि भाई एक एरिया, कितना एरिया भाई, आर स्क्वायर के बराबर एरिया। भाई जो एरिया है ये आर स्क्वायर के बराबर है। भाई आर कुछ होगा ना, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी होगा स्फेयर का, तो भाई उसका स्क्वायर करेंगे तो भाई ये पूरा एरिया है, समझ गए। तो समझिए कि भाई हम लोगों ने आर स्क्वायर एरिया को इल्यूमिनेट करने के लिए भाई, या फिर कहिए इतने एरिया में, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई, ब्राइटनेस, ठीक है। इतने एरिया में कितना एक तरीके से भाई ब्राइट हो रहा है। जैसे भाई मेरा क्या कहना है, यहाँ पे मान लेते हैं मैंने जो बल्ब यूज़ किया है या फिर हमारा जो टॉर्च यूज़ किया भाई, इस तरीके दिखाता हूँ फोटो। भाई मान लेते हैं मेरे पास एक टॉर्च है, तो भाई इसके अंदर बल्ब लगा होगा ना, एक बल्ब होगा, तो इस बल्ब का भाई कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगा ना भाई। बल्ब क्या है, एक लुमिनस सोर्स है ना भाई, एक बॉडी है जिससे ये लाइट एमिट हो रहा है। तो भाई मान लेते हैं 1 कैंडल का है, मतलब इंटेंसिटी मतलब क्या, कैंडल पावर भाई, 1 कैंडल पावर का है। तो भाई उसके हिसाब से भाई मान लेते हैं यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन मिल रहा है, ये मान लेते हैं भाई आपका 1 लुमेन पर मीटर स्क्वायर मिल रहा है, फिर कहिए 1 लक्स का मिल रहा है, 1 लक्स का मिल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको हटा करके, इस टॉर्च को हटा करके यहाँ पे भाई ज़्यादा पावरफुल टॉर्च लेके आ रहा हूँ। मान लेते हैं इसका जो इंटेंसिटी भाई 2 कैंडल पावर का है इस बार, तो सीधी सी बात है इस बार भाई इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा भाई। तो टोटली डिपेंड करता है भाई यहाँ पे आपने कितना पावरफुल लैंप यूज़ किया, उसके हिसाब से भाई ये एरिया एक तरीके से इल्यूमिनेट होगा। लेकिन याद रखना है भाई एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो इंटेंसिटी कुछ नहीं, देखिए इसका डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए भाई यहाँ पे है ना लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, तो I इक्वल टू लिखा ना 5 अपॉन ओमेगा, ओमेगा जहाँ पे होता है सॉलिड एंगल भाई, तो लिखा ना लुमिनस इंटेंसिटी इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। भाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को लेना होता है, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो ले रहे हैं ये 1 ले रहे हैं ना भाई, 1 सॉलिड एंगल ले रहे हैं। तो 1 सॉलिड एंगल जस्ट बताना कि भाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब एक आर स्क्वायर एरिया को ही इल्यूमिनेट कर सकता है वो। तो ये कि भाई luminous intensity in any particular direction is the luminous flux emitted by a per unit solid angle by a point source by point source का मतलब क्या, हम लोगों ने भाई मतलब जो एरिया है और जो जहाँ पे टॉर्च रखा हुआ है उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो भाई अपने आप में वो क्या हो जाएगा, पॉइंट सोर्स तरह बिहेव करेगा। तो सारे टेक्निकल वर्ड है भाई, कॉन्सेप्ट पढ़िए क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको रटना पड़ेगा भाई, और रटेंगे तो भाई लंबे समय तक ये रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो वही लिखा होता the quantity that describe the light giving radiant power of a luminary in any particular direction, तो इसको हम लोग बोलते हैं luminous intensity भाई, ओके ना। luminous flux क्या होता है, luminous flux भाई पर सेकंड होता है, मतलब कोई भी luminous मतलब कोई भी बॉडी है भाई या फिर कोई भी सोर्स है, लाइट सोर्स है, तो भाई पर सेकंड वो कितना एक तरीके luminous flux इमिट कर सकता है, उसको बोलते हैं luminous flux। और luminous intensity होता है भाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना एक तरीके से भाई आपका रेडियंट पावर उस एरिया पे पहुंच रहा है भाई, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को आप ऐसे भी समझिए, जैसे भाई मान लेते हैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, बस मान लेते हैं मोमबत्ती है भाई, तो मोमबत्ती जल रहा है, मान लेते हैं आपने पहले हाथ इतने हाइट पे रखा भाई, पहले मान लेते इतने हाइट पे रखा भाई, तो क्योंकि मोमबत्ती और हाइट के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा भाई बहुत देर तक अपने हाथ को रख सकता है, आपका हाथ जलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे इसको नीचे लेके आऊँ तो भाई अब आप ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ भाई तो आप और ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से जो हीट का जो इंटेंसिटी है ना भाई आपके हाथ पे जो पड़ रहा है बढ़ते जा रहा है ना, समझ में बात को। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी समझाया ना कि भाई यहाँ पे ये जो एरिया है कांस्टेंट है, एरिया भाई मेरा कांस्टेंट है, क्यों भाई एरिया कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जो सॉलिड एंगल लिया भाई 1 के बराबर लिया ना, तो सॉलिड एंगल 1 लेंगे तो भाई यहाँ पे एरिया जो होगा r² के बराबर ही होगा। ये r भाई यानी जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है मेरा, r भी मेरा कांस्टेंट भाई। तो यहाँ पे जितना कैंडल पावर का, जितना ज़्यादा कैंडल पावर का भाई आप बल्ब रखेंगे या फिर भाई लाइट सोर्स को रखेंगे,
उतना ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे इंटेंसिटी देखने को मिलेगा भाई। समझ गए? मान लेते भाई मैं यहाँ पे 50 कैंडल पावर का एक बल्ब लगा दे रहा हूँ, तो सीधी सी बात भाई इतना एरिया जो होगा बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेट हो जाएगा। मतलब इस बल्ब का जो इंटेंसिटी है भाई बहुत ज़्यादा हाई है। क्लियर हुआ भाई? इस एरिया को देखें ना कितना इल्यूमिनेट कर पा रहा है ये, जितना ज़्यादा ये ब्राइट होगा आप कहेंगे भाई इस बल्ब का उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी है भाई। इंटेंसिटी का मतलब होता है हिंदी में तीव्रता भाई, कितना तीव्र है वो। और मोमबत्ती से आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है द लूमेन मैथड। लिखा ना, इन द लूमेन मैथड द लूमेन परसीव्ड इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। देखिए भाई, जब भी हम लोग घर बनाते हैं फिर भाई कोई बिल्डिंग बन रहा है, तो उस बिल्डिंग में भी भाई हम लोग को इंजीनियरिंग को मतलब आप समझिए कि भाई जो इल्यूमिनेशन है ना, जैसे आप भाई इंजीनियरिंग में सबसे पहले होता है कोर ब्रांचेस। भाई कोर ब्रांचेस क्या है? इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। लेकिन उसके बाद जो है ना भाई, उसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, फर्दर ब्रांचेस होते हैं भाई, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्निक मतलब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया भाई। तो ये सब क्या है? ब्रांचेस के अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेस है ना भाई, समझ में आया? तो इल्यूमिनेशन भी क्या है? इल्यूमिनेशन भी भाई आपका एक इंजीनियरिंग का ब्रांच है, समझ में आया? तो अब समझिए कि भाई अगर कोई 10th फ्लोर का, मान लेते भाई 10th फ्लोर में मान लेते भाई 15 फ्लोर का कोई आपने बिल्डिंग बनाया है, फिर अपार्टमेंट बनाया भाई, तो मान लेते भाई इसमें टोटल 500 कमरे हैं, 500 रूम है भाई। तो उन सभी रूम में भाई आपको बल्ब लगाना पड़ेगा, यानी लाइटिंग, भाई लाइटिंग चाहिए ना। तो हर एक रूम में कितना मतलब कितना लूमेन का भाई या फिर कहीं कितना इल्यूमिनेशन लेवल मेरे को मेंटेन रखना है, इसके लिए भी भाई आपको इंजीनियर बुलाना पड़ेगा और उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा और उसके हिसाब से भाई आपको बल्ब का वोल्टेज ये सब भाई चूज करना पड़ता है। न्यूमेरिकल अगर आपने किया होगा तो भाई समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इल्यूमिनेशन लेवल मतलब कोई भी हॉल है भाई, कोई भी कमरा है, उसमें कितना इल्यूमिनेशन लेवल भाई सफिशिएंट रहेगा काम करने के लिए। अब वो डिपेंड करता है किस तरह काम करना है भाई। जैसे अगर आपको बहुत ही प्रिसाइज काम करना है, जब मान लो ऑपरेशन थिएटर में आपको ऑपरेशन करना है, तो भाई वहाँ पे हम लोग को इल्यूमिनेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते भाई कि हम लोग का हाथ का शेडो बने। इल्यूमिनेशन लेवल लो होगा भाई तो सीधी सी बात है हाथ का शेडो ऐसा बनेगा ना, तो ऑपरेशन थिएटर में कभी भी हम लोग नहीं चाहते शेडो हो। क्लियर हुआ? तो वही है कि भाई किसी भी हॉल को या फिर भाई किसी भी रूम को इल्यूमिनेट करना है तो भाई वहाँ पे मेरे को टोटल लूमेन काउंट करना पड़ेगा। लूमेन का मतलब क्या कि भाई कितना लूमिनस फ्लक्स आपको चाहिए। ठीक है भाई, जैसे अभी क्वेश्चन पढ़ा था ना पीछे में, जैसे प्लेटफॉर्म भाई रेलवे प्लेटफॉर्म वाला एग्जांपल था ना कि भाई सबसे कम इल्यूमिनेशन लेवल कहाँ पे चाहिए, तो रेलवे प्लेटफॉर्म को चाहिए भाई। और वही अगर आप प्रिसाइज वर्क करना चाहते हैं भाई तो वहाँ पे इल्यूमिनेशन लेवल कितना चाहिए। अगर आप घर की बात करें भाई तो घर में कितना इल्यूमिनेशन लेवल चाहिए, तो सब कैलकुलेट करना होता है भाई। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर फॉर अ प्रिसीजन वर्क। भाई प्रिसीजन वर्क के लिए कितना चाहिए हम लोग को, तो 500 लुमेन पर मीटर स्क्वायर चाहिए भाई। तो ये सब कैलकुलेट करना होता है भाई। तो अब समझिए कि भाई इल्यूमिनेशन लेवल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 3 मेथड पढ़ते हैं भाई। किताब में आपका 3 मेथड दिया हुआ है, ठीक है ना, लूमेन मेथड। थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूं मैं आपको। 3 मेथड के थ्रू हम लोग इल्यूमिनेशन कैलकुलेट करते हैं भाई। एक मिनट रुक जाइए, यहां पे देखिए भाई लिखा ना मेथड ऑफ लाइटिंग कैलकुलेशन भाई। तो 3 मेथड पढ़ा ना हम लोगों ने। वॉट पर स्क्वायर मीटर, भाई 1 स्क्वायर मीटर में कितना वॉटेज का बल्ब लगाना पड़ेगा भाई। दूसरा है लूमेन या फिर लाइट फ्लक्स मेथड, और तीसरा होता है पॉइंट टू पॉइंट या फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड भाई। तो तीनों मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, और तीनों मेथड में भाई आपका ये फाइनल फार्मूला दिखाया था ना यहाँ पे कि भाई कब हम लोग डेप्रिसिएशन फैक्टर को डिवाइड करेंगे, कब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन को मल्टीप्लाई करेंगे भाई। ओके, तो ये सब भाई करवाया हुआ है, ये पूरा टेक्निकल टर्म है भाई। देखिए थोड़ा सा आगे आइए, आप बताया था मैंने आपको डेप्रिसिएशन फैक्टर जो होता है 2 तरीके का होता है भाई। यहाँ पे देखिए, एक होता है लेस देन 1, एक होता है भाई ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, सब करवाया हुआ है आपका। तो इसी से आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिखा है ना, यानी सेकंड मेथड की बात हो रही है। सेकंड मेथड था ना आपका लूमेन मेथड भाई। तो ये द लूमेन रिसीव्ड इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो भाई हम लोगों ने अभी जस्ट फार्मूला देखा ना भाई लूमेन कैलकुलेट करने के लिए। तो लूमेन कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला मैंने आपको बताया था, यहां पे आइए वापस से। इसमें भाई हम लोग को यूटिलाइजेशन फैक्टर और डेप्रिसिएशन फैक्टर का भाई ध्यान देना होता है। देखिए यहां पे लिखा है ना,
लूमेन रिसीव्ड ऑन द वर्किंग प्लेन कितना है, नंबर ऑफ लैम्प इनटू वॉटेज ऑफ ईच लैम्प, एफिशिएंसी ऑफ द लैम्प, फिर यहाँ पे है ना कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन और डेप्रेशन फैक्टर, यानी लूमेन कैलकुलेशन में ये दो वर्ड यूज होते हैं भाई, दो टर्म यूज होते हैं। अब ये भाई मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, डिवाइड क्यों किया गया है, पूरा ब्रेक डाउन करके मैंने आपको समझाया था, ठीक है भाई। तो यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन वापस से देखिए, क्वेश्चन लिखा है ना कि भाई इन लूमेन मेथड द लूमेन रिसीव्ड इज कैलकुलेटेड बाय द कंसिडरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। भाई तो जब भी हम लोग वर्किंग प्लेन पे भाई कितना लूमेन पहुंचेगा, इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था, उस फॉर्मूले में हम लोग हमेशा ऑप्शन के हिसाब से कौन सा यूज करते हैं, डेप्रेशन फैक्टर का भाई यूज होता है। क्लियर है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन भी दिया रहता तो उसको भी भाई हम लोग यूज करते हैं, ये सब यूज नहीं होता भाई आपके फॉर्मूले में लूमेन कैलकुलेशन में। आगे बढ़ते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज यूज्ड इन अ स्पोर्ट्स स्टेडियम। स्टेडियम भाई कौन सा लैम्प यूज करते हैं हम लोग, तो अगेन हो जाएगा आपका सोडियम वेपर लैम्प भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोलर कर्व, देखिए भाई पोलर कर्व क्या होता है, मैंने आपको एक एनिमेशन भेजा था भाई, एनिमेशन बना करके मैंने आपको दिया था। देखिए जैसे अगर हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़िए भाई, अगर आपने कॉन्सेप्ट बाय किया हुआ है तो कॉन्सेप्ट को पढ़िए। जैसे भाई मान लेते हैं मेरे पास एक बल्ब है भाई, देख रहे ना, ये बल्ब है, ये ऊपर में भाई मान लेते हैं इसके अंदर ट्यूबलाइट लगा होगा, दो ट्यूबलाइट लगे। जैसे भाई रेलवे के अंदर भाई जो कोचेस होते हैं उसमें भाई तो लाइट ऐसी लगे होता है ना, एक केबिन होता है इस तरीके का रेक्टेंगुलर केबिन, उसके अंदर दो दो बल्ब लगे होते हैं, सही बात है। तो भाई मान लेते हैं बल्ब है, तो बल्ब से जो रोशनी निकलता है ना भाई, वो चारों दिशाओं में निकलता है। जैसे एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 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 इधर हो गया। MSCP पढ़ा था ना, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर या फिर मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है भाई। तो अब देखिए भाई ये वाला जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितना लाइट निकल रहा है, ये भाई अलग अलग प्लेन है भाई, समझ में आया। और यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, ठीक है, ये बल्ब का है भाई, कि इधर कुछ इस तरीके से निकल रहा है भाई। वो एनिमेशन वाला वीडियो देखिए आ जा करके, क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगर आपका इसको देखा जाए भाई, तो जैसे एक बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है भाई, तो एक साइड से, मतलब एक मिनट भाई, इसको हम लोग पहले हटाते हैं। भाई एक साइड जो है, एक साइड जो है भाई इस तरीके का, ये इस तरीके का भाई ये लाइट इमिट कर रहा है। और भाई दूसरे साइड से देखेंगे, तो दूसरे साइड से देखेंगे तो भाई इस तरीके का लाइट इमिट कर रहा है। मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म नहीं भाई, एक साइड जो है ज़्यादा दे रहा है, एक साइड में कम दे रहा है भाई। क्लियर हो गया। उसको अगर टॉप व्यू से देखते हैं, टॉप व्यू से अगर आप देखते हैं भाई, देखिए इस वाले स्केल को देखिए, तो भाई टॉप व्यू से अगर आप देखेंगे ना, एक मिनट पहले इसको हटाते हैं भाई यहां से। तो बहुत ही बारीक चीज है भाई, ये 0 डिग्री है और ये आपका इधर 180 डिग्री है भाई। उसके बाद देखिए ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और इधर आपका 270 डिग्री हो गया भाई। तो पूरा एक घूम जाइए। तो अगर आप देखते हैं 0 से लेके 180 तक देखते हैं भाई, तो 0 से लेके 180 तक ये बहुत ही लाइटेड है, ये भाई कुछ इस तरीके का बन रहा है ये, ठीक है ना। मतलब 2 लेयर है भाई, ये कुछ इस तरीके का है, ये यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, टॉप व्यू दिखाया। ऊपर से देखेंगे ना भाई, तो ऊपर से देखेंगे, देखिए अगर वीडियो होगा भाई मेरे पास, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। देखिए भाई एनिमेशन में जब आप देखेंगे ना, जैसे बल्ब है, तो भाई इसको जब घुमाया गया ना, तो देखिए अब इस साइड से देखेंगे तो अलग, मतलब इसका ज़्यादा रोशनी फैल नहीं रहा भाई। लेकिन अगर आप इस साइड से देखेंगे तो भाई अलग तरीके से ही है। मतलब किसी भी बल्ब को अगर आप ऊपर से देखेंगे ना, देखिए इधर से मोटा दिख रहा है भाई, लेकिन सामने से देखिए पतला, मतलब ज़्यादा फैला हुआ है ये। तो ये चारों दिशाओं में बराबर बराबर रोशनी इमिट नहीं करता भाई। क्लियर हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया ना कि भाई ऊपर से देखेंगे तो अलग, मतलब इस तरीके देखिए ना भाई, इस तरीके का, ठीक है। इस वाले डायग्राम को देखिए भाई,
कि भाई एक साइड से देखने पे भाई इतना ऐसे दिखा रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दो प्लेन दिखाया, अगर आपको दिख रहा होगा भाई, एक ये प्लेन है, ऐसे देखिए ये पूरा पूरा एक प्लेन है भाई, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेके 180 तक है भाई, क्लियर हो गया। और एक आपका देखिए ये भाई प्लेन, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, मे भी आपको दिख ना रहा हो। और एक प्लेन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे गया हो भाई, ऐसे गया हुआ है, ठीक है। ये 90 से लेके 270 तक गया भाई, ठीक है। 90 से लेकर तो भाई ये भी तो 180 हो गया, ये ऐसे हो गया। तो भाई अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, मतलब ये दोनों प्लेन को इमेजिन करना भाई, कैसे समझाऊं, मतलब 3D फोटो है भाई, 3D फोटो, ओके। तो एक साइड से देखें तो भाई बल्ब जो है इतना दूर तक भाई इस तरीके की रोशनी दे रहा है ये, और दूसरे साइड से देखेंगे भाई तो ये कुछ इस तरीके ऐसे बना रहा है भाई, सर्कुलर बना रहा है ये, ठीक है ना, ऐसे बना रहा है भाई, क्लियर है। तो यूनिफॉर्म नहीं होता भाई, एक साइड में ज़्यादा होगा, एक साइड में कम होगा भाई, ठीक है ना। अगर बल्ब आपका यूनिफॉर्म है तो भाई यूनिफॉर्म हो सकता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। देखिए फोटो इंसर्ट करते हैं पहले, देखिए भाई जैसे इस बल्ब को देखिए, तो भाई मेरा क्या कहना है कि भाई इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं, इस इमेज को उल्टा कर देते हैं भाई, मान लेते हैं ऐसे बल्ब टंगा हुआ है, ठीक है भाई। तो इस बल्ब से सामने की तरफ आ रहा होगा रोशनी भाई, सामने की तरफ बाहर निकल रहा होगा रोशनी, इधर भी निकल रहा होगा, इधर भी निकल रहा होगा, पीछे साइड भी निकल रहा होगा, नीचे भी आ रहा होगा, कुछ ऊपर भी जा रहा होगा भाई, सही बात है, मतलब चारों दिशाओं में रोशनी निकल रहा होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इसके ऊपर मैं एक रिफ्लेक्टर डाल दे रहा हूँ, मतलब कवर कर दे रहा हूँ भाई, मतलब सीलिंग की तरफ भाई मैं रोशनी नहीं जाने दे रहा, मैं इस पर रिफ्लेक्टर डाल रहा हूँ, इसको ऐसे मैंने कवर कर दिया भाई, ऐसे रिफ्लेक्टर से कवर कर दिया, क्लियर है। तो अब जो रोशनी वो ज़्यादातर क्या होगा, नीचे आएगा, सामने निकलेगा, इधर निकलेगा, उधर जाएगा, फिर पीछे की तरफ जाएगा भाई, बोर्ड के उस साइड भी तो जाएगा, क्लियर है। तो अगर इसको सामने से देखेंगे भाई तो हो सकता है भाई इस साइड में ज़्यादा लाइट इमिट कर रहा हो, पीछे साइड में ज़्यादा इमिट कर रहा हो, लेकिन जब आप इसको इधर देखेंगे, इस साइड से कितना आ रहा है और इस साइड से कितना आ रहा है भाई, तो हो सकता है भाई इधर से सिर्फ इतना ही बन रहा हो, इस तरीके बन रहा हो भाई, ऐसे बन रहा हो, साइड से ऐसे निकल रहा हो, ओके। और उसको जब सामने से देखें तो सामने से भाई हो सकता है बिल्कुल स्फेरिकल बन रहा हो, बिल्कुल स्फेरिकल टाइप का बन रहा हो, तो इस तरीके का होता है भाई, ठीक है ना। तो टॉप व्यू से जब देखेंगे तो टॉप व्यू से देखने पे भाई टॉप व्यू से जब देखेंगे ना तो यही तो दिखेगा, ऊपर से देखने पे भाई एक इस तरीके का दिखेगा और एक इस तरीके का दिखेगा भाई, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पोलर कर्व भाई, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा मैं समझा दूं पोलर कर्व क्या होता है। जहाँ पे देखिए वर्टिकल पोलर कर्व दिखाया ना, यहाँ पे एंगल दिखा दी भाई, कहाँ से लिखा था, 0 से लेके 180 तक, और इधर आपका है हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व भाई, ये दोनों समझना पड़ेगा, वर्टिकल पोलर कर्व क्या होता है और हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व क्या होता है। पहले आप समझिए पोलर कर्व क्या है, तो लिखा ना पोलर कर्व एंड डिटर्मिनेशन ऑफ MHCP और MSCP भाई, यानी मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर और मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो पहले तो यही समझना पड़ेगा भाई क्या होता है, तो टेक्निकल वर्ड है भाई, ओके। तो ये इतना हिंट काफी आपके लिए। अब थोड़ा सा आते हैं, तो वही लिखा ना पोलर कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, तो पोलर कर्व कुछ नहीं, ये आपका बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सोर्स इन ऑल डायरेक्शन भाई, मतलब चारों डायरेक्शन में भाई कितना कितना इंटेंसिटी ये बल्ब दे रहा है आपको, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब बोलिए ऐसा यूज कहाँ करते हैं भाई, ये सब का यूज कहाँ पे होता है। यूज होता है भाई, जैसे मान लेते हैं आपको कोई शोरूम बनाना भाई, तो शोरूम बनाना भाई हम लोग इस तरीके का लाइट डिजाइन करना चाहते हैं कि भाई इस लाइट का जो है ज़्यादातर जो हिस्सा है, मतलब जो 90% जो भाई इंटेंसिटी हो क्या हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़े भाई, जैसे फोकस लाइट होता है ना भाई, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भाई फोकस करना। जैसे थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊं, मतलब ये जो आपका पोलर कर्व है ना भाई, ये आपको बताता है भाई लाइट को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग कभी भी नहीं चाहते भाई इस चारों दिशाओं में बराबर बराबर लाइट हो, कभी कभी क्या होता है फोकस लाइट, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही फोकस करना चाहते हैं हम लोग, तो उसको भाई हम लोग को बेंड करना पड़ेगा ना, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके का होता है ना भाई कि सारा का सारा जो इसमें भाई लुमिनस फ्लक्स हो रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रहा है भाई, हर दिशाओं में नहीं फैलेगा ये, ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्टर यूज करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टर यूज करके प्लस आपका पोलर कर्व का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग बनाते हैं भाई, क्लियर हो गया।
देखिए पोलर कर्व का अगर 3D यहाँ पे मॉडल मिलता है, दिखा देता हूँ। देखिए भाई जैसे ये एक बल्ब क्या है, यूनिफॉर्म है भाई, मतलब टॉप व्यू से देख रहे हैं तो भाई हर दिशा में क्या हो रहा है, बराबर बराबर लुमिनस फ्लक्स इमिट कर रहा है भाई। क्लियर हुआ? हर दिशा में, मतलब नीचे भी, ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी, हर तरफ टॉप व्यू है भाई, ऊपर से आप देख रहे हैं इसको। क्लियर हुआ? और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, इसमें देखिए भाई इस साइड में जो है ज्यादा रोशनी इमिट हो रहा है भाई, इधर इधर, लेकिन इस साइड में देखिए कम आ रहा है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का बल्ब होगा। उसी तरीके से मतलब अलग अलग होते हैं भाई, अलग अलग बल्ब को भाई अलग अलग तरीके से डिजाइन करते हैं, तो भाई पोलर का अलग अलग चेंज हो जाता है आपका। आगे बढ़ता है। ठीक है, पोलर कर्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। बोलता है हम लोग के पास एक बल्ब है 200 वोल्ट का। ठीक है भाई, 200 वोल्ट का लैंप है, करंट ले रहा है 0.5 एम्पियर और टोटल लुमिनस फ्लक्स यहाँ पे दिया हुआ है। बोलता है कैलकुलेट द लुमिनस एफिशिएंसी भाई। तो एफिशिएंसी का फार्मूला मैंने आपको बताया था। एफिशिएंसी का भाई फार्मूला होता है टोटल लुमेन यानी टोटल लुमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज भाई। तो टोटल लुमेन आपका दिया हुआ 1000 और यहाँ से भाई वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, इधर वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो भाई 200 गुना 0.5, पॉइंट हटाएंगे भाई तो 1 0 खत्म, कितना हो जाएगा 20 बचे 100 भाई। तो यहाँ से आ जाएगा 10 लुमेन पर वॉट। आगे बढ़ते हैं। इन लाइटिंग स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर आर मेड। देखिए भाई रिफ्लेक्टर क्या होता है, पहले फोटो दिखाता हूँ। तो रिफ्लेक्टर भी भाई बहुत तरीके के होते हैं। स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर का अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखें, देखिए इसको थोड़ा सा, ये भाई आपका स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का, मतलब अलग अलग रिफ्लेक्टर होते हैं भाई। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके के अलग अलग रिफ्लेक्टर होते हैं हम लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस तरीके से आपको लाइट को एक तरीके बैंड करना भाई उसके हिसाब से। ओके ना। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर का जिक्र किया, तो स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर कुछ इस तरीके के होते हैं भाई, सिंपल डिजाइन में। ठीक है ना, ये आपके स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर होते हैं। तो भाई इसी से आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। बोलता है स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर आर मेड टू एकोमोडेट लैंप ऑफ रेटिंग। तो भाई ये स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर कितने रेटिंग तक के लिए, कितने रेटिंग लैंप तक के लिए भाई ये सही रहता है। तो भाई याद रखना पड़ेगा आपको 40 से लेके 1500 वोल्ट भाई, इसके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं भाई। आगे बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिल्म लाइटनिंग इज फॉल्स भाई। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्म लाइटिंग मतलब क्या भाई, जैसे सिनेमा भाई हम लोग कार्बन आर्क लैंप यूज करते हैं ना भाई, तो उसी तरीके से इमेजिन किए फिल्म लाइटिंग मतलब क्या भाई, जहाँ पे हम लोग फिल्म शूटिंग कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, और यहाँ बताना फॉल्स कौन सा है, स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है भाई। तो बोलता है टंगस्टन लाइट हैज मैक्सिमम कलर रेंडरिंग इंडेक्स यूज्ड इन द फिल्म लाइटिंग। बिल्कुल सही बात है भाई। टंगस्टन का मतलब क्या है, जैसे फिलामेंट बल्ब भाई, तो फिलामेंट में हम लोग टंगस्टन तो यूज कर रहे हैं ना। क्लियर हो गया। हाइलोजन हो गया, तो हाइलोजन भाई तो हम लोग टंगस्टन यूज कर रहे हैं। कल ही बताया था। कलर रेंडरिंग इंडेक्स का मतलब होता है कि भाई किसी भी आर्टिफिशियल लाइट में नेचुरल कलर को कितना नेचुरल दिखा सकता है भाई, रेड को कितना दिखा पा रहा है रेड, ग्रीन को कितना वो ग्रीन दिखा पा रहा है। तो टंगस्टन का भाई हम लोग का कलर रेंडरिंग इंडेक्स अच्छा होता है और इसका रेटिंग होता है, मतलब ये रेंज होता है। जैसे हम लोग पीएच स्केल पढ़ते हैं ना, पीएच स्केल का रेंज है ना भाई, 7 से कम हो तो एसिडिक हो जाए, 7 से ज़्यादा हो जाए बेस हो जाएगा। उसी तरीके से कलर रेंडरिंग इंडेक्स का स्केल होता है 0 से, ये 1 से लेके 100 तक। तो भाई इसका अच्छा खासा होता है, यानी 100 के आसपास रहता है भाई। तो ये तो ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है भाई। दूसरा, द कलर टेम्परेचर ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प इज लोअर देन दैट ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प भाई। तो अब हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा भाई, कलर टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं, इस पे बात करते हैं। ठीक है, इसको पहले समझते हैं भाई, इसको फिर आते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए भाई, अगर आपको लाइट इमिट करना है ना, कहीं पे भी अगर आप लाइट इमिट करना चाहते हैं या फिर भाई एक लाइट सोर्स बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। जैसे भाई अगर हम नेचुरल लाइट की बात करें भाई, हम लोग के नेचर में क्या है, सन है भाई। तो सन क्या है बताइए, सन के अंदर भाई नाभिकीय संलयन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। उसके चलते भाई ये एनर्जी, और मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो सीधी सी बात है भाई ये ग्लो करना स्टार्ट कर रहा है, और उससे भाई हम लोग का लाइट इमिट हो रहा है, यानी विजिबल लाइट या फिर कहीं ऑल तरीके जितने भी हम लोगों ने स्पेक्ट्रम देखा भाई, सारे के सारे वो स्पेक्ट्रम यहाँ से इमिट हो रहे हैं भाई। तो अगर भाई मैं आर्टिफिशियल लाइट की बात करूं तो भाई हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक मेटल लीजिए, मान लेते भाई एक मेटल है, ठीक है ना, मान लेते भाई आयरन है,
तो मेटल लीजिए, इसको भाई गर्म कीजिए, यानी इसको हम लोग हीट कर रहे हैं भाई। हीट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर मेरा बढ़ेगा भाई। और सबसे पहले ही जो आयरन है क्या होगा, पहले रेड हॉट होगा। जैसे आपने देखा होगा वोल्टेज लो होता है तो भाई आपका जो फिलामेंट है, यानी जो फिलामेंट बल्ब होता है भाई, वो क्या होता है, सिर्फ ग्लो करता है ना, रेडिश कलर का ग्लो करता है भाई। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी हल्का सा इसको गर्म किया भाई, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, रेड ग्लो में कन्वर्ट करेगा, मतलब ये रेड कलर का लाइट इमिट करेगा भाई। ठीक है, रेड कलर लाइट इमिट कर रहा है, यानी बाहर निकाल रहा है भाई। अगर इसको और गर्म करते हैं, यानी टेम्परेचर अगर और बढ़ाएंगे भाई, तो रेड कलर से ये जो मेटल है भाई, रेड कलर से कैसा होगा, धीरे धीरे येलो की तरफ जाएगा भाई। और गर्म करेंगे तो भाई लाइट येलो होगा, और गर्म करेंगे तो भाई धीरे धीरे व्हाइट की तरफ जाएगा, और अगर गर्म करते जाएंगे तो भाई ये बिल्कुल व्हाइट कलर का ग्लो करने लगेगा भाई। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर रेड कलर की बात करें तो रेड कलर जो है सबसे लो टेम्परेचर पे, मतलब भाई इसका टेम्परेचर बहुत कम था, तभी तो भाई रेड कलर का ये ग्लो कर रहा था और लाल रंग का आपको भाई लाइट इमिट करके दे रहा था। तो रेड कलर का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे कम होता है भाई। फिर येलो कलर, तो येलो कलर का थोड़ा सा भाई रेड से ज्यादा होगा, भाई इसको हम लोगों ने और गर्म किया ना, तब तो भाई येलो कलर निकलना स्टार्ट हुआ। और व्हाइट कलर की अगर बात करें भाई, तो व्हाइट कलर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है भाई। क्लियर है? देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कलर के बारे में दिखाता हूँ भाई। मतलब कहने मतलब क्या ना, हर एक कलर का अलग अलग टेम्परेचर होता है भाई। ठीक है, हर एक कलर का अलग अलग टेम्परेचर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बल्ब आप खरीदने जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है ना 6500 केल्विन भाई, मे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, 6500 केल्विन लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब ये जो बल्ब है ये किस तरीके का लाइट इमिट करके देगा, 6500 केल्विन। मतलब एक आयरन लीजिए, उस आयरन को गर्म कीजिए, गर्म करते करते कितना तक गर्म करना है, 6500 केल्विन तक गर्म करना है। 6500 केल्विन का मतलब क्या हुआ, ये भाई ब्लर हो रहा है लेकिन ये ध्यान देना 6500 केल्विन है ये। तो 6500 केल्विन, तो के बराबर क्या होता है भाई, 273 प्लस सी, तो भाई सी बराबर क्या हो जाएगा, के माइनस 273। तो भाई 6500 तो केल्विन दिया हुआ, इसमें 273 माइनस कीजिए आप, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, मतलब मान के चलिए एवरेज भाई कितना हो जाएगा, 6250 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड तक भाई आपको गर्म करना होता है। एक लोहा लीजिए, लोहे को भाई इतना गर्म कीजिए, तो भाई उस केस में वो जो कलर इमिट करेगा, यानी जो लोहा है भाई, जो गर्म लोहा है जिसको इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया है, तो उस समय जो भी कलर इमिट करेगा भाई, उस तरीके का कलर जो है आपका ये एलईडी इमिट करके देगा भाई। समझ में आया? तो सीधे सीधे याद रखना है कि भाई हर एक कलर का टेम्परेचर होता है। ठीक है, मतलब हर एक कलर को भाई हम लोग उसके टेम्परेचर से उसका नेमिंग करते हैं भाई। और देखिए जैसे यहाँ पे देखिए भाई एक फिलिप्स का बल्ब है जो हम लोग कार इस समय यूज़ करते हैं भाई। इसमें देखिए कहीं लिखा होगा टेम्परेचर के बारे में, कितना टेम्परेचर का भाई लाइट इमिट कर सकता है। ओके, नहीं दिया इसमें। यहाँ पे देखिए भाई जैसे लिखा है ना 6000 केल्विन वाइट लाइट भाई। समझ में आया? 6000 केल्विन का भाई ये लाइट करके देगा भाई। यहाँ पे देखिए इस टेबल को देखिए, जैसे ये थोड़ा सा येलोइश कलर है ना, इसको वार्म लाइट बोलते हैं भाई। तो ये वार्म लाइट कब निकलता है, जब आप लोहे को 2700 केल्विन तक गर्म करेंगे, तो उस केस में जो लाइट इमिट करेगा वो ये बल्ब इमिट करके दे सकता है। लेकिन ध्यान देना है कि भाई एलईडी खुद कभी भी इतना गर्म नहीं होता है भाई। समझ गए? ये सिर्फ उतने टेम्परेचर वाला लाइट ही बना के देगा। अब इस पे बात करेंगे भाई। पहले आप समझिए कि भाई हर एक लाइट का जो कोड होता है, फिर जो नेम होता है भाई, उसको उसके टेम्परेचर से भाई हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे सॉफ्ट वाइट है भाई, तो 3000 केल्विन, 4000 केल्विन भाई न्यूट्रल वाइट मिलेगा। अगर और गर्म करते हैं इसको तो देखिए 5000 केल्विन भाई बिल्कुल कूल वाइट मिलेगा भाई। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई हर एक कलर का भाई नाम होता है, और उसका नाम जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रखा जाता है। लेकिन ध्यान देना है कि भाई जो एलईडी है या फिर कोई भी बल्ब है भाई, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक एलईडी है जो कि इस तरीके का व्हाइट लाइट बना के दे रहा है भाई। व्हाइट लाइट मतलब इसका नाम क्या दिया इसने, डे लाइट। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग कूल लाइट बोल रहे हैं भाई। तो इस तरीके का लाइट दे रहा है, मतलब एक एलईडी है जो आपने बाजार से खरीद के लाया है, इस तरीके एलईडी मतलब इस कलर का लाइट आपको इमिट करके दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो भाई कि एलईडी जो है आपका इतने केल्विन तक गर्म करते हैं, नहीं भाई, क्योंकि एलईडी में जो है अलग प्रिंसिपल यूज हो रहा है भाई। अलग में तो भाई हम मतलब एलईडी में लाइट इमिट करने के लिए हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूज कर रहे हैं ना।
एलईडी कैसे काम करता है भाई, पी हो गया, एन हो गया, तो एन में इलेक्ट्रॉन मतलब पी एन जंक्शन है भाई, डायोड है ये। एलईडी क्या है, डायोड है ना भाई, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। तो भाई एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर होल्स होते हैं भाई, तो इलेक्ट्रॉन होल्स में जाएगा, तो भाई ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये भाई वैलेंस बैंड के अंदर होल्स होते हैं, तो सीधी सी बात है बाहर से वैलेंस बैंड में जाना भाई, तो इसका जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगा ना बाहर में इमिट करता है ईएमआर के रूप में, और इस ईएमआर का क्या होगा, अपना एक वेवलेंथ होगा भाई, और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सब एनर्जी होता है, ठीक है, सब पढ़ा है मैंने आपको इल्यूमिनेशन में। तो ध्यान देना है भाई जो एलईडी है वो एलईडी इटसेल्फ कभी भी 5000 से लेकर 6000 केल्विन तक गर्म नहीं होगा भाई, क्योंकि इतना गर्म कर दे भाई एलईडी पिघल के राख हो जाएगा एक तरीके से, बहुत हाई टेम्परेचर ही है। सन का जो सरफेस होता है ना, सन के सरफेस पर इतना टेम्परेचर होता है। तो ध्यान देना है कि भाई जो भी हम लोग इल्यूमिनेशन में बल्ब यूज कर रहे हैं, कोई भी बल्ब हो भाई, वो कभी भी इतना गर्म नहीं होता है भाई, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं अलग है भाई, लेकिन वो जो कलर इमिट करके दे रहा भाई, उस कलर का जो नाम है वो हम लोगों ने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रखा हो भाई। यानी कि भाई कोई भी मेटल है, इसको आप अगर 6000 केल्विन तक गर्म कर देते हैं तो भाई ये मेटल इटसेल्फ इस तरीके का लाइट इमिट करने लगेगा। लेकिन जो एलईडी है भाई, एलईडी कभी भी 6000 केल्विन तक गर्म नहीं होता है भाई, क्योंकि वो अलग प्रिंसिपल है लाइट को इमिट करने का। लेकिन यहां से ये समझना है कि भाई अगर आपके पास ये एलईडी है भाई, अगर आपने बाजार से एलईडी खरीद के लाया है और इसको जो आप जलाएंगे नहीं, इसको जो 12 वोल्ट देंगे, तो ये जो लाइट इमिट करके देगा वो लाइट किस कलर का होगा, 6500 केल्विन का होगा। यानी 6500 केल्विन बस ये कलर कोड है भाई कि व्हाइट लाइट बना के देगा आपको, लेकिन ये बल्ब कभी भी उतने टेम्परेचर पे गर्म नहीं होता है भाई। समझ में आया? देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं, एक मिनट भाई रुकिए, इसका थोड़ा थ्योरी मैं करवा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। एक मिनट रुक जाइए भाई। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है ना, यहां पे यहाँ पे इनकैंडेसेंट मेटल ग्लोइंग, या फिर इसको पढ़ते हैं भाई। देखिए मैं पढ़ता हूँ यहाँ से भाई। अभी हम लोग इनकैंडेसेंट प्रिंसिपल की बात करें। इनकैंडेसेंट प्रिंसिपल क्या होता है, कोई भी मेटल लीजिए, उसमें या तो करंट बहा करके उसको गर्म कीजिए, या तो भाई उसको आग जला करके गर्म कीजिए। बस ये ध्यान देना, इनकैंडेसेंट में क्या होता है, कोई भी मेटल को भाई गर्म किया जा रहा है। तो भाई मान लेते मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, फिर भाई टंगस्टन का कोई टुकड़ा है, उसको मैंने गर्म कर दिया। कितने तक लिखा ना, इनकैंडेसेंट मेटल ग्लोइंग एट 6000 केल्विन। भाई 6000 केल्विन तक भाई हम लोगों ने इसको गर्म किया है। अभी ध्यान समझिए, गर्म किया है। तो भाई ये जो लाइट इमिट करेगा वो कैसा होगा, बिल्कुल व्हाइट कलर का होगा भाई, व्हाइट कलर का लाइट होगा। अब हम आते हैं बल्ब के अंदर। बल्ब की बात करें तो बल्ब के अंदर भी क्या है, टंगस्टन है भाई। तो लिखा ना, अगर हम यहाँ पे इनकैंडेसेंट बल्ब की बात करें तो बोलता है इनकैंडेसेंट मेटल जो कि टंगस्टन होता है, ग्लोइंग एट 6000 केल्विन इज इम्पॉसिबल इन अ बल्ब। यानी जो हम लोग का बल्ब होता है भाई, वो कभी भी 6000 केल्विन तक गर्म नहीं होता है भाई, ठीक है। ना ही एलईडी, ना ही इनकैंडेसेंट लैम्प, ना ही आपका डिस्चार्ज लैम्प, कोई भी बल्ब इतना गर्म नहीं होता भाई। तो बोलते हैं फिलामेंट बल्ब जो कि टंगस्टन होता है इज हीटेड ओनली, कहां तक गर्म होता है, 2500 से लेकर 3000 केल्विन तक गर्म होता है भाई। इट नेवर रीचेस 6000 केल्विन बिकॉज एट 6000 केल्विन अगर इतना गर्म कर देगा भाई, टंगस्टन वुड इंस्टेंटली वेपराइज एंड मेल्ट भाई। सीधी सी बात है, खराब हो जाएगा, मतलब पिघल के टूट जाएगा भाई। समझ में आया? क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है ना ये, 3000 केल्विन भाई, तो आपका मतलब 3300 डिग्री तो भाई इसका गर्म होता है, उसी पे मेल्ट हो जाता है। तो 6000 केल्विन को भाई सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा ये, मतलब 273 माइनस कीजिए ना, मतलब 5500 आ जाएगा अप्रॉक्स। आगे बढ़ते हैं। देन वाई डू वी से 6000 केल्विन फॉर व्हाइट लाइट। तो भाई व्हाइट लाइट का भाई हम लोगों ने नाम जो है 6000 केल्विन क्यों बोला, व्हाइट लाइट को हम लोग 6000 केल्विन क्यों बोलते हैं भाई, बिकॉज 6000 केल्विन इज नॉट द टेम्परेचर ऑफ द बल्ब। भाई बल्ब का कभी टेम्परेचर इतना नहीं जाता है, इट इज ओनली अ रेफरेंस बेस्ड ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पढ़िए यहाँ पे बोलता है 6000 के एलईडी डज नॉट हीट एनीथिंग टू 6000। भाई जैसा एलईडी खरीद के लाएंगे, अभी जस्ट लिखा ना, एलईडी पे भाई लिखा रहता है भाई किस तरीके का लाइट ये इमिट करेगा। तो भाई मान लेते हैं एलईडी है जो 6000 केल्विन लाइट इमिट कर सकता है, मतलब इस कलर का लाइट इमिट कर सकता है। तो भाई कभी भी एलईडी इतना गर्म नहीं होता है, इट ओनली प्रोड्यूस द सेम कलर स्पेक्ट्रम एज समथिंग दैट वुड बी 6000 केल्विन भाई।
ठीक है, उस कलर का लाइट एमिट करता है, लेकिन खुद ही कभी गर्म नहीं होता भाई। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ता है। इट इज़ अ कलर मैचिंग नॉट हीट मैचिंग भाई। ठीक है, सिर्फ कलर मैचिंग का है, आपका हीट मैचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। यानी एलईडी कभी भी 6000 केल्विन पे गर्म नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, रियल एग्जांपल देखिए, सनलाइट जो है भाई, इसका जो सरफेस टेम्परेचर कितना भाई 5800 केल्विन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अ 6000 के एलईडी इज नॉट इक्वल टू फिजिकली, मतलब जो 6000 केल्विन एलईडी वाला मतलब कलर का जो एलईडी लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं भाई कि एलईडी जो है आपका फिजिकली 6000 केल्विन पे गर्म किया जाएगा भाई, समझे? उतना कभी गर्म होता ही नहीं है। कितना गर्म होगा? मात्र 40 से लेकर 70 डिग्री तक गर्म होता है भाई एलईडी, कभी भी 6000 केल्विन पे गर्म नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई डजंट वाइट लाइट रेज रूम टेम्परेचर भाई। अब देखिए आते हैं हम लोग, तो भाई यहाँ से आपको समझ में ना कि भाई हर एक कलर का अपना कोड होता है, फिर अपना एक नेम होता है जिसको हम लोग केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं भाई। और ये ध्यान देना है कि भाई जो रेड कलर का होता है, तो रेड कलर का जो कोड है भाई वो सबसे कम होता है भाई। ठीक है, मतलब रेड कलर का भाई टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि रेड कलर कैसे इमिट होता है? नेचुरल प्रोसेस में रेड कलर को कैसे हम लोग इमिट कर रहे हैं भाई कि एक लोहे का टुकड़ा लीजिए और उसको गर्म कीजिए, तो सबसे पहले लोहा क्या होगा भाई? रेड कलर का ग्लो करेगा ना। ठीक है, मान लेते भाई ये लोहा है, इसको आपने गर्म किया कितना? मान लेते भाई 1500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया भाई। अरे टंगस्टन ले लिया, लोहा तो पिघल जाएगा, टंगस्टन ले लीजिए आप। तो भाई इसको 1500 तक गर्म किया भाई, इसका मतलब क्या है? ये कैसा ग्लो कर रहा है? रेड लूमिनस ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। तो भाई ये एक तरीके से रेड कलर इमिट कर रहा है, रेड कलर का लाइट इमिट करना स्टार्ट करेगा भाई। और 1500 डिग्री सेल्सियस में आप जोड़ दिए 273, यानी कितना हो जाएगा? 1773 केल्विन होगा भाई, समझे? तो ये रेड कलर का कोड है। फिर और इसको गर्म करेंगे भाई तो येलो कलर होगा, तो येलो थोड़ा सा ज़्यादा होगा भाई, 2700 या फिर 2800 केल्विन होता है येलो का, जिसको वार्म वाइट लाइट बोलते हैं भाई। और गर्म करेंगे भाई तो धीरे धीरे वाइट की तरफ जाएंगे, तो 6000 तक गर्म कर देंगे इस लोहे के टुकड़े को, तो भाई ये एक तरीके से बिल्कुल वाइट लाइट निकालना स्टार्ट कर देगा, मतलब इमिट करना स्टार्ट कर देगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई एक्चुअल में ये मेटल उतना गर्म हो रहा है और उसके हिसाब से भाई लाइट कलर दे रहा है, लेकिन जो एलईडी होता है, फिर जो इल्यूमिनेशन में जो भाई हम लोग बल्ब पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बल्ब, जैसे इनकैंडेसेंट हो गया, एलईडी हो गया, फ्लोरेसेंट लैंप हो गया, या फिर डिस्चार्ज लैंप हो गया, वो कभी भी इतना गर्म नहीं होता है भाई, क्योंकि वहाँ पे लाइट को प्रोड्यूस करने का अलग मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन बात है भाई। तो अभी हम लोग फिल्म लाइटिंग के ऊपर बात कर रहे थे भाई, और फिल्म लाइटिंग में पहला ऑप्शन समझाया था मैंने आपको कि भाई टंगस्टन बल्ब का जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है कि भाई रेड कलर को रेड दिखा सके, ग्रीन कलर को ग्रीन दिखा सके, ये बहुत अच्छा होता है, ये पहला सही है। अब बोलता है द कलर टेम्परेचर ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प। भाई फ्लोरेसेंट लैम्प मतलब क्या? ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट कैसा वाइट कलर देता है भाई? व्हाइट कलर का देता है ना, मिल्की वाइट देता है भाई, समझ गए? मिल्की वाइट देता है ये। और वही अगर हम लोग इनकैंडेसेंट लैम्प की बात करते हैं, इनकैंडेसेंट लैम्प कैसा देता है? येलो कलर का देता है भाई। अब आप खुद सोच के बताइए, येलो कलर का कलर कोड कितना होगा और व्हाइट कलर कितना होगा? तो व्हाइट कलर भाई मान लेते हैं 5000 केल्विन है, मिल्की वाइट है, तो भाई येलो कलर हमेशा कम ही होगा ना भाई, इससे 2700 केल्विन है, फिर कहिए 250 केल्विन होगा भाई, 2500 केल्विन। तो पढ़िए भाई कलर टेम्परेचर ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प इज लोअर। नहीं भाई, गलत है ये। कलर टेम्परेचर जो होता है फ्लोरेसेंट लैम्प का वो ज़्यादा होता है भाई। देखिए ना, फ्लोरेसेंट लैम्प का कैसा होता है? मिल्की वाइट होता है, तो कलर टेम्परेचर कितना है? 5000 केल्विन है भाई। और इनकैंडेसेंट कितना है? 2700 केल्विन भाई। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका गलत है कि भाई कलर टेम्परेचर ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प इज हाइयर। अगर इसको सही करना तो कीजिए हाइयर देन इनकैंडेसेंट लैम्प भाई। ठीक है ना, तो आपसे पूछा था कौन सा ऑप्शन फॉल है, तो बी फॉर बॉल फॉल्स है भाई। क्लियर हो गया? अब यहां पे एक और सवाल उठता है भाई कि अगर फ्लोरेसेंट लैम्प यानी जो ट्यूबलाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं भाई घरों में, थोड़ा कम करते हैं भाई, ठीक है, जो फ्लोरेसेंट यूज़ कर रहे हैं भाई हम लोग अपने घरों में, तो ये मिल्की वाइट का कलर देता है, मिल्की वाइट का कलर दे रहा है ना भाई। तो भाई आपको ट्यूबलाइट के अंदर, मतलब ट्यूबलाइट वाले लाइट में अगर आप रहेंगे तो आपको ठंडा महसूस होता है, और वही अगर आप इनकैंडेसेंट बल्ब यूज़ करेंगे, यानी जो येलो कलर का लाइट होता है भाई, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो भाई आपको गर्म महसूस होता है। तो भाई ऐसे कैसे हो रहा है? सोचने वाली बात है ना। और यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया भाई कि इटसेल्फ जो है फ्लोरेसेंट लैम्प कभी भी भाई, जैसे ये व्हाइट कलर का लाइट दे रहा है, जैसे 5000 केल्विन है भाई, तो इटसेल्फ ये कभी भी 5000 केल्विन तक गर्म हो ही नहीं रहा भाई। और जो इनकैंडेसेंट लैम्प है ये 2700 केल्विन का अगर भाई ये वार्म येलो लाइट दे रहा है, तो भाई ये कभी भी इतना खुद ये 2700 केल्विन पे गर्म हो नहीं रहा भाई। तो हम लोग को हमेशा व्हाइट लाइट में ठंडा महसूस क्यों होता है और
इनकैंडेसेंट लैम्प यानी जो येलो वार्म लाइट होता है भाई, उसमें हम लोग गर्मी महसूस क्यों होता है, तो उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लीजिए। और टंगस्टन लाइट डज नॉट मेक यूज ऑफ मर्क्यूरी वेपर, ये तो सही भाई। टंगस्टन भाई जितने भी फिलामेंट लैंप है जहाँ पर टंगस्टन यूज होता है, मर्क्यूरी वेपर थोड़ी नहीं यूज करते हैं भाई, फ्लोरोसेंट लैंप भी यूज होता है मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये तो सही है। और डी फॉर डॉग क्या भाई, हाई। देखिए एक तरीके का लैंप होता है भाई, इसको एक तरीके का लैंप है भाई, डिस्चार्ज लैंप है। देखिए जो हम लोग कार में यूज करते हैं ना, HID, ठीक है भाई, HID हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप करके बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग भाई ये यूज करते हैं। ठीक है, इस पर बात करते हैं क्या होता है इसको, मतलब ये डिस्चार्ज लैंप है भाई। जैसे हम लोग फ्लोरोसेंट लैंप में मर्क्यूरी और आर्गन का यूज करते हैं ना, उसी तरीके यहाँ पे भाई आर को इनिशिएट करने के लिए आयोडाइड और ये भाई यूज होता है। ठीक है, तो बस याद रखना है डिस्चार्ज लैंप होता है, तो उसमें फ्लिकर लिखा ना, आर फ्लिकर फ्री। फ्लिकर फ्री का मतलब इसमें टिमटिमाएगा, मतलब इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलता भाई। ठीक है ना, तो जो गलत था भाई वो बी फॉर बॉल ही है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ट्यूबलाइट जो है भाई आपका व्हाइट कलर का लाइट देता है ना, लेकिन व्हाइट कलर मतलब भाई 5000 केल्विन या फिर भाई 5500 केल्विन, तो भाई इसमें हम लोग को गर्मी महसूस क्यों होता है, सॉरी ठंडक महसूस क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर तो ज़्यादा है ना भाई। देखिए इसमें आते हैं, देखिए भाई यहाँ पे आइए, क्वेश्चन है ना, व्हाई डजंट द व्हाइट लाइट रेज द रूम टेम्परेचर। भाई व्हाइट लाइट मतलब क्या, 6000 केल्विन है फिर 5000 केल्विन भाई कलर कोड है ना, इसका कलर टेम्परेचर होता है ये। तो भाई ये व्हाइट लाइट भाई रूम टेम्परेचर को बढ़ा क्यों नहीं देता, इसमें ठंडा महसूस क्यों होता है हम लोग को हमेशा। तो वही लिखा है क्वेश्चन, व्हाई डजंट व्हाइट लाइट रेज द रूम टेम्परेचर बिकॉज द व्हाइट लाइट इन योर रूम इज प्रोड्यूस्ड बाय, पहला है LED भाई, LED के थ्रू यूज कर रहे हैं, गैस डिस्चार्ज लैम्प के थ्रू यूज कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सब यूज करके। नॉट हीटिंग, ठीक है ना, नॉट बाय हीटिंग अ मेटल 6000 केल्विन भाई, हम लोग यहाँ पे कभी भी मेटल को 6000 केल्विन पे गर्म नहीं कर रहे हैं भाई, समझ गए। हम लोग जो लैंप यूज कर रहे हैं, ये जो लाइट इमिट कर रहा है 6000 केल्विन का, वो अलग प्रिंसिपल पे कर रहा है भाई। इस प्रिंसिपल पे कभी भी भाई बल्ब जो है उतना गर्म होता ही नहीं है फिजिकली। ठीक है, तो ये कि भाई नॉट बाय हीटिंग मेटल टू 6000 केल्विन, सो नो एक्सट्रीम हीट इज प्रोड्यूस, इंस्टेड 20% ऑफ द LED भाई इसे छोड़ते हैं ना। अब नीचे आते हैं, लिखा ना, व्हाट इफ वी एक्चुअली हीट अ मेटल टू 6000 केल्विन, अगर भाई किसी मेटल को 6000 केल्विन पे गर्म हो तो क्या होता है, बोलता है इफ यू हीट समथिंग टू 6000 केल्विन, यस इट वुड इमीडिएटली हीट द सराउंडिंग, आसपास भाई सबको हीट कर देगा। इट वुड रिलीज इंटेंस रेडिएशंस, जैसे सन की तरह, सन जैसे रिलीज करता है उसी तरीके से एवरीथिंग नियर इट वुड मेल्ट, बट नो लाइटिंग डिवाइस, मतलब जो भी हम लोग LED या फिर भाई फ्लोरोसेंट लैम्प से यूज कर रहे हैं ना, जिसको हम लोग लाइटिंग डिवाइस बोल रहे हैं, तो ये बट नो लाइटिंग डिवाइस यूजेस दिस मेथड, ये वाला मेथड हम लोग यूज नहीं करते हैं भाई इसमें। दिस टेम्परेचर इज ओनली यूज इन थ्योरेटिकल कलर रेफरेंस, कलर कोड को या फिर कलर को दिखाने के लिए यूज करते हैं, नॉट फिजिकल, नॉट प्रैक्टिकल लाइटिंग भाई। एक्चुअल में भाई वो गर्म नहीं है उतना, व्हाइट लाइट जो है उतना एक्चुअल में गर्म नहीं है। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहाँ पे देखते हैं, व्हाइट लाइट ऑफ 6000 केल्विन डज नॉट मीन द लैम्प इज हीटेड टू इतना द वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, एक और देखिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इस वाले क्वेश्चन में आता लिखा ना, white light feel cools and yellow light feel warm because of how our brain and body interpret different wavelength of light, not because of the actual temperature। ध्यान देना भाई, यहाँ पे हम लोग को कलर के एक्चुअल टेम्परेचर कोई लेना देना नहीं होता है, हम लोग का भाई ब्रेन, मतलब ब्रेन किस तरीके से भाई इसको फील करता है उसके हिसाब से। पढ़िए यहाँ पे लिखा ना, कलर टेम्परेचर एंड ह्यूमन परसेप्शंस भाई, परसेप्शन मतलब फील कैसा होता है, जैसे ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, ये क्या होता है, इसका टेम्परेचर लो होता है भाई, कहाँ से ले कहाँ तक, 2000 केल्विन से लेकर 3500 केल्विन। आवर ब्रेन एसोसिएट विथ, ठीक है ना, एसोसिएट्स दिस विथ फायर, सनराइज, सनसेट, लैम्प और वार्म भाई। क्लियर हो गया, यानी हम लोग का जो ब्रेन है भाई, क्योंकि हम लोग बचपन से फैमिलियर है ना कि भाई आग को जलता हुआ देखा तो आग कैसा होता है, येलो कलर का होता है भाई। सनलाइट से धूप आ रहा है वो कैसा होता है, थोड़ा सा येलो, या फिर भाई सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, तो इसमें हल्का सा रेड कलर का होता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो वही है कि भाई हम लोग का जो ब्रेन है येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर के लिए कैसा महसूस करता है, कहीं पे भाई आग जल रहा है उस तरीके से महसूस होता है, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, फिर भाई कहीं पे लैंप, लैंप का मतलब क्या, पुराना वाला लैंप भाई जो हम लोग लालटेन ये सब यूज करते थे केरोसिन ऑयल यूज करके, उस तरीके से भाई ये हम लोग को गर्मी महसूस करता है ना, डेली लाइफ में सब इसके सामने जाता है, सनराइज के सनसेट, तो भाई गर्मी महसूस होता है। इसलिए हम लोग को भाई जब येलो लाइट में काम करते हैं तो भाई हम लोग को गर्मी महसूस होता है। तो एक्चुअल में भाई वो कलर का टेम्परेचर नहीं है, वो हम लोग के ब्रेन का एक तरीके का इल्यूजन होता है।
अगर हम लोग व्हाइट लाइट या फिर ब्लू लाइट की बात करें तो बोलता है हाई कलर टेम्परेचर होता है 500 से लेके 6500 केल्विन। अवर ब्रेन एसोसिएट विथ डे लाइट, स्काई या फिर कोल्ड एयर, विंटर भाई। ठीक है, तो इससे भाई हम लोग को ठंडा महसूस होता है, इसलिए हम लोग को ठंडा महसूस होता है व्हाइट लाइट में काम करने पे। तो ये सो योर ब्रेन ऑटोमेटिकली थिंक येलो इक्वल टू वार्म, यानी येलो कलर जो होगा येलो रेड ऑरेंज भाई ये वार्म महसूस होता है, व्हाइट कलर में हम लोग को कूल महसूस होता है भाई। ठीक है, बाकी वेवलेंथ इफेक्ट है भाई आप पढ़िएगा, क्वांटम फिजिक्स पढ़ा है यहाँ पे। ये साइकोलॉजिकल कंडीशन देखिए, सिंस चाइल्डहुड फायर लैम्प कैंडल, इसका मतलब क्या है, वार्म इन्वायरमेंट है, डे लाइट एलईडी, विंटर स्काई, इसका क्या कूल इन्वायरमेंट है। योर ब्रेन हैज लर्न दिस पैटर्न ओवर ईयर भाई, मतलब हम लोग इससे यूज टू हो गए, इसलिए भाई हम लोग को महसूस होता है। अगला है फिजिकल इफेक्ट या फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द बॉडी, क्या है तो वार्म येलो लाइट रिड्यूसेस द स्ट्रेस हार्मोन एंड रिलैक्सेस यू, और आपको फील होता है फील वार्म भाई। ठीक है, और कूल लाइट क्या होता है भाई, लिखा ना, इंक्रीज अलर्टनेस एंड रिड्यूस मेलाटोनिन, फील फ्रेश भाई। देखिए सीधे सीधे याद रखना भाई, आपका ये पूरा का पूरा ब्रेन का इल्यूजन होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे इमेजिन कीजिए भाई कि 5-6 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रहा है भाई और धूप भी नहीं निकल रहा, रेगुलर बारिश होते जा रहा है। तो आप समझिए जैसे आपने फूड चेन पढ़ा होगा, तो फूड चेन में क्या होता है, आपका जो प्रोड्यूसर है भाई, प्रोड्यूसर मतलब क्या, जो सनलाइट से भाई फोटोसिंथेसिस से आपका खाना बना रहा है, मतलब जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना भाई, इस नेचर में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन के पास है भाई। क्लियर है, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन के पास होता है भाई। तो आप सोचिए भाई कंटिन्यू 7 से 8 दिन या फिर 10 दिन बारिश हो रहा है, धूप ये सब नहीं निकल रहा, आप देखिए आपको भाई बहुत ही मतलब डाउन फील महसूस होगा भाई, आपको अच्छा नहीं लगेगा। 1-2 दिन तो सही है, लेकिन भाई आपको फिर महसूस नहीं होगा। या फिर जैसे भाई मान लें कंटिन्यू फेस्टिवल चल रहा है, 10 दिन 15 दिन फेस्टिवल चल रहा है भाई, तो वैसा दिन आपको महसूस मतलब अच्छा नहीं लगेगा भाई। तो वही है कि भाई जो नेचुरल एनर्जी है ना वो आपके सनलाइट में है भाई। तो एक साफ सुथरा मौसम जहाँ पे टाइमली भाई सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, धूप निकल रहा है, वो आपको अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू जहाँ पे भाई कंटिन्यू 10 दिन से बारिश हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि भाई बायोलॉजिकल इफेक्ट वही लिखा है ना, वार्म लाइट का मतलब क्या है, वार्म येलो लाइट रिड्यूसेस द स्ट्रेस, क्योंकि भाई हम लोग को ये एक नॉर्मल मतलब आप कह सकते हैं स्टेबल डे के बारे में बताता है भाई। ठीक है ना। और वही अगर हम लोग कूल लाइट या वाइट लाइट की बात करें भाई, तो हम लोग के जैसे अगर आप रात में भाई बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं तो भाई ब्लू लाइट निकलता ना, मेलाटोनिन को कम कर दिया। मेलाटोनिन क्या है भाई, ये स्लीप साइकिल को भाई मेंटेन रखता है। तो रात के समय में भाई ये जो हार्मोन है मेलाटोनिन ये बढ़ता है भाई। अगर आप अंधेरे मतलब लाइट बंद करके सो जाएंगे भाई तो ये बढ़ेगा और आपको तुरंत नींद आ जाएगा। अगर आप स्क्रीन देखेंगे, मोबाइल देखेंगे भाई, तो उस केस में ये घटता है और ये घटेगा तो भाई आपको नींद नहीं आएगा। ठीक है, तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो आते हैं भाई और लास्ट में देख लीजिए, लास्ट में समरी दिया आपका, लिखा ना, बेडरूम यूजेस वार्म येलो लाइट, ऑफिसेस एंड हॉस्पिटल यूजेस कूल वाइट लाइट। इतना काफ़ी है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी याद रखना है, ट्यूबलाइट में भाई व्हाइट लाइट तो निकल रहा है, लेकिन व्हाइट लाइट भाई आपका काफ़ी हाई टेम्परेचर के कारण निकलता है। एक्चुअल में उतना टेम्परेचर बस कलर कोड है भाई। ठीक है, और हम लोग को व्हाइट लाइट में ठंडा महसूस क्यों होता है, तो भाई हम लोग के ब्रेन का इल्यूजन होता है। आगे बढ़ते हैं, एंगल रिफ्लेक्टर्स। एंगल रिफ्लेक्टर्स क्या होता है भाई, जैसे मान लेते हैं अभी जस्ट हम लोग देखा ना भाई, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है तो भाई वहाँ पे हम लोग को लाइट को बेंड करना पड़ेगा, प्लस जो प्रोजेक्टर यूज करेंगे भाई, सॉरी जो रिफ्लेक्टर यूज करेंगे उसको भी भाई एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं एंगल रिफ्लेक्टर। तो एंगल रिफ्लेक्टर आर यूज टू प्रोवाइड इल्यूमिनेशन इन अ वर्टिकल प्लेन। जैसे भाई मान लेते हैं ये एक पोस्टर है, इमेजिन कीजिए, जैसे आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा ना, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे भाई, तो उस पोस्टर को अगर इल्यूमिनेट करना भाई तो नीचे में क्या करना पड़ता है, नीचे में भाई बहुत सारे फोकस लाइट लगाने पड़ते हैं। क्लियर है, और वो फोकस लाइट क्या होगा, उसमें इस तरीके का रिफ्लेक्टर लगाया जाता है भाई, सारा का सारा लाइट क्या हो, ऊपर तरफ जाए। क्लियर है, तो किसी भी वर्टिकल प्लेन को भाई इल्यूमिनेट करना तो भाई यहाँ पे हम लोग एंगल रिफ्लेक्टर यूज करना पड़ता है, वेयर रिफ्लेक्टर यूज्ड आर ऑफ। आते हैं आगे, तो ये हो जाए कॉन्सेंट्रिक टाइप भाई। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सारे लाइट को भाई हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना भाई, मिरर एंड लेंस, तो भाई पढ़ते हैं ना, 2 तरीके मिरर होता है, एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग, और लेंस भाई 2 तरीके होता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि भाई सारे लाइट को, मतलब जैसे ये लाइट आ रहा ना, तो भाई इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाके मिला देना भाई, यहाँ पे मिला दिया गया, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है। और जो कॉनकेव लेंस होता है क्या होता है, डाइवर्जन लेंस होता है भाई। उसी तरह मिरर भी होते हैं भाई। तो ओवरऑल याद रखना है कि भाई
एंगल रिफ्लेक्टर में कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप होता है, मतलब सारे लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिला देना भाई, ताकि उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग फोकस कर सकें, यानी इल्यूमिनेट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एब्जॉर्प्शन फैक्टर इन लाइटिंग पर्पस आर करेक्ट भाई। एब्जॉर्प्शन फैक्टर मैंने आपको बताया था भाई, जैसे एक बल्ब है वो जल रहा है, यानी लुमिनस फ्लक्स निकल रहा है भाई, तो कुछ लुमिनस फ्लक्स क्या होगा, आपका जो दीवार है भाई, दीवार पे भाई मान लेते हैं अगर पेंट बहुत पुराना हो गया तो भाई, या फिर भाई मान लेते हैं साफ सफाई नहीं है भाई, तो धूल मिट्टी सब जमे होंगे ना दीवार के ऊपर, प्लस आपका जो बल्ब है भाई, बल्ब के सरफेस पे भी धूल मिट्टी जमा होगा भाई, तो कुछ ना कुछ जो है लुमिनस फ्लक्स दीवार एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपने कर्टन यूज़ किया है, मतलब पर्दा ये सब यूज़ किया भाई घरों में, ब्लू कलर का या फिर रेड कलर का, तो भाई वो भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो जो बल्ब है यानी जो लाइट सोर्स है भाई, वो 100% लुमिनस फ्लक्स निकाल रहा है, उस 100% में से कितना एक तरीके से भाई एब्जॉर्ब हो गया दीवार के थ्रू या फिर भाई धूल मिट्टी के थ्रू, और कितना जो है वर्किंग प्लेन पे पहुंच रहा है भाई। क्लियर हुआ? इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन फैक्टर भाई। तो अब आपको बताना है ऑप्शन के हिसाब से, तो भाई कुछ नहीं, रेशियो होता है चेंज इन ब्राइट, नहीं भाई ब्राइटनेस नहीं, डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द टोटल लुमेन, यही होगा भाई C4 कैट। भाई बल्ब जो है टोटल लुमेन कितना अवेलेबल है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द टोटल लुमेन एमिटेड बाय द सोर्स भाई, ठीक है ना, तो C4 कैट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है भाई, द स्टैंडर्ड इल्यूमिनेशन लेवल फॉर अ वर्कशॉप एरिया वेयर डिटेल और फाइन वर्क इज डन भाई। तो देखिए इसका जो आंसर दिया भाई आपका C4 कैट देता है 500 से लेकर 700 लक्स भाई, ठीक है ना। प्रिसाइज वर्क के लिए इतना चाहिए भाई, याद रखना पड़ेगा आपको। अब हम लोग का भाई ये खत्म हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन रह गया था आपका, ये था आपका लुमिनेंस क्या होता है भाई, लुमिनेंस है ना, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनेंस भाई। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं, लुमिनेंस और इल्यूमिनेशन में क्या डिफरेंस होता है भाई, और इनका डेफिनेशन को थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिए देखिए भाई, सबसे पहले इल्यूमिनेशन का डेफिनेशन समझिए। तो लिखा ना, मीनिंग अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस, मतलब जो भी आपका वर्किंग प्लेन है भाई जिस पे आप काम कर रहे हैं, फिर चाहे आपका टेबल हो सकता है या फिर भाई कोई भी वर्किंग प्लेन, मतलब क्या, जो नीचे सरफेस जिस पे आप बैठ के काम करेंगे भाई। तो इल्यूमिनेशन का मतलब है कि भाई उस वर्किंग प्लेन पे कितना लाइट फॉल हो रहा है भाई, यानी कितना लुमिनस फ्लक्स पहुंच पा रहा है भाई, इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन। लिखा ना, अमाउंट ऑफ, एक मिनट भाई ये बार बार लॉक हो जा रहा स्क्रीन, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस, ठीक है भाई। व्हाट इट मेजर, तो ये इनकमिंग लाइट भाई, कितना वर्किंग प्लेन पे लाइट पहुंच रहा है। सिंबल ई से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट होता है लक्स ऑफ लुमेन पर मीटर स्क्वायर, सब पता है। एग्जांपल, लाइट फॉलिंग ऑन योर डेस्क, क्योंकि भाई डेस्क को मैं यहाँ पे वर्किंग प्लेन बोल रहा हूँ ना, फ्रॉम योर लैम्प, ठीक है। अब आते हैं लुमिनेंस क्या होता है भाई, तो बोलता है अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम, ध्यान देना है, अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम कहां से, रिफ्लेक्टेड और एमिटेड, ठीक है, कमिंग फ्रॉम अ सोर्स भाई। तो मान लेते हैं एक बल्ब है, इस बल्ब से भाई लुमिनस फ्लक्स निकल रहा होगा, ठीक है। तो कुछ लुमिनस फ्लक्स आपके दीवार पे पड़ रहा होगा भाई, और फिर दीवार से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट जो है आपके वर्किंग प्लेन पे पहुंच रहा होगा, या फिर कहिए डायरेक्ट आपका जो बल्ब है भाई, उस बल्ब से भी डायरेक्ट एक तरीके का लुमिनस फ्लक्स निकल रहा होगा। तो ध्यान से देखिए, लिखा ना, अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ सरफेस भाई, किसी भी सरफेस से कितना लाइट निकल रहा है भाई, कितना लाइट एक तरीके से आ रहा है, इसको बोलते हैं लुमिनेंस। और इल्यूमिनेशन का क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस भाई, वो एक पर्टिकुलर वर्किंग प्लेन पे कितना लाइट गिर रहा है, फिर कितना लाइट पहुंच रहा है, इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन। तो ध्यान समझिए, और लुमिनेंस मतलब क्या, अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सरफेस भाई, एक पर्टिकुलर सरफेस से कितना लाइट आ रहा है। तो लिखा ना, व्हाट इट मेजर, ये क्या मेजर करता है भाई, परसीव ब्राइटनेस ऑफ अ सरफेस भाई, ब्राइटनेस ऑफ सरफेस, इसको एल से दिखाते हैं, उसकी यूनिट होता है कैंडला पर मीटर स्क्वायर भाई, ठीक है, कैंडला पर मीटर स्क्वायर। जैसे ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन भाई, जैसे आपका जो स्क्रीन है भाई जितना ब्राइट होगा उतना ज़्यादा भाई आपके आंख पे भार पड़ेगा ना, समझ में आया, जितना ज़्यादा स्क्रीन ब्राइट होगा उतना ज़्यादा भाई उसको देखने में आपको प्रॉब्लम होगा भाई, क्योंकि ग्लेयर उतना ही ज़्यादा बनते जाएगा ना। तो सीधे से याद रखना है, किसी भी मोबाइल का फिर टीवी का जो स्क्रीन है भाई कितना ज़्यादा ब्राइट है, मतलब जितना ज़्यादा ब्राइट होगा आप कहिएगा कि भाई वहाँ पे मतलब उस सरफेस से उतना ही ज़्यादा भाई लाइट बाहर निकल रहा है। क्लियर हो गया? तो ये है कि भाई ये ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है लुमिनेंस, ठीक है। ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन, टीवी स्क्रीन हो गया, फिर मोबाइल स्क्रीन हो गया भाई, ओके। तो जितना ज़्यादा ब्राइट होगा उतना ज़्यादा भाई वहाँ से
लाइट्स निकलेंगे भाई। अब इसका अगर हम लोग यूनिट की बात करें भाई, और ब्राइटनेस का मतलब क्या, ब्राइटनेस का मतलब इंटेंसिटी भाई, तीव्रता, कितना वो चमक रहा है एक तरीके से। तो वही है कि भाई एक यूनिट एरिया में, यानी एक यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया में कितना एक तरीके से भाई इंटेंसिटी है, कितना इंटेंस है वो, कितना ब्राइट है भाई। क्लियर हो गया। तो कैंडला, तो भाई कैंडला का मतलब ही होता है इंटेंसिटी ना, इंटेंसिटी का यूनिट है भाई। तो ये पूछा था आपसे कि भाई यूनिट ऑफ लुमिनेंस क्या होता है, तो कैंडला पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा C4 कैट। खत्म हो गया। अब भाई नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे हीटिंग एंड वेल्डिंग।